औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम यख़्लुक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूदल्लज़ीना जाबुस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैनेजमेंट के चैप्टर को हम क्विक रिव्यू इसका देखने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड मिनिस्टिक से डिराइव किया गया है। मिनिस्टिक का मतलब होता है लुक आफ्टर या सर्विस, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, लुक आफ्टर या सर्विस। इसी तरह जो मैनेजमेंट है ये भी एक लैटिन वर्ड मैनुस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब हैंड होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को समझने के लिए दो पॉइंट्स अपने माइंड में रखें। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन वो प्रोविंशियल लेवल की पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट है, वो बैठा हुआ है और एक स्कूल का हेड मास्टर है। इन दोनों को कंपेयर करना है हमने। जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करता है, देखता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, जो तालीमी पॉलिसी जो कुछ भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पॉलिसी कैसे बनानी है, मैंने डिसीजन कौन से लेने हैं, बजट कितना देना है, रिक्रूटमेंट कब करनी है, कितनी करनी है, ट्रेनिंग कितनी करनी है, टॉप लेवल कंसेप्चुअल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, ये कौन होती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो ऊपर बैठ के डिसीजन करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज़ बजट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह का स्केड्यूल हमें देते हैं। और मैनेजमेंट का क्या काम है, अब वो जो उसने जो कुछ भी ऊपर बैठ के किया, ऑब्जेक्टिव बनाए, इन पे इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो मैनेजमेंट का होता है। हाई स्कूल हेड क्या कर रहा होता है, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज प्लान्स फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट ऑपरेट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल process of getting the work done from with and from others for the attainment of organizational goals, ये मैनेजमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग है और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन है, काम करना है, डूइंग फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है वो 5000 BC हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल कबल ये मिलती है। जो मेजर फोकस 20वीं सदी में रहा, इससे पहले रहा, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर था। हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट ये प्लानिंग कहलाता है। 1930 में ऑलिव शेल्डन ने 1923 में ऑलिव शेल्डन ने ये जो डिफ्रेंशिएट किया इस कॉन्फ्लिक्ट को, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस पे चल रहा था, और इसने द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट अपनी बुक में इनको डिफ्रेंशिएट किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये डिसीजन मेकिंग है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। फंक्शन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, जो बनाना किसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का, एग्जीक्यूट करना मिडिल और लोअर लेवल पे ये होती है, डूइंग इसका फंक्शन है। अब ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, 2 4 6 8 10 मुख्तलिफ लोग मिल के किसी एक टास्क को, किसी एक एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म करते हैं ताकि वो जो उनके जो कलेक्टिव गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ कॉशियसली स्ट्रक्चर सेटिंग टू अचीव ग्रुप गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह की होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, एंट्री एग्ज़िट, हर चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड, जबकि इनफॉर्मल में वेल डिफाइंड नहीं होती। ये डिफरेंस आप जो है वो ख़ुद देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग की या मैनेजर की 3 स्किल्स होती हैं अकॉर्डिंग टू जो हैं रॉबर्ट कॉर्ट्स ने 3 स्किल्स बताई थी मैनेजर की। सबसे पहले जो स्किल्स हैं वो ह्यूमन होती हैं, दूसरी कंसेप्चुअल होती हैं और तीसरी टेक्निकल होती हैं। तो जो कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स हैं ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। टेक्निकल एंड ह्यूमन ये जो है मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। उसके बाद है मैनेजमेंट रोल्स। हेनरी मिट्सबर्ग ने कहा कि मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा इसमें से एक इंशाल्लाह। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरे लोगों के साथ उसकी क्या रवाबित रिलेशनशिप हैं। इंटरपर्सनल रोल में उसके 3 जो है वो सब रोल आते हैं। इसमें सबसे पहले फिगर हेड है, उसकी जो फॉर्मल अथॉरिटी है
दूसरों को से गुफ्तगू करने की, उनकी बात सुन के उस पर डिसीजन लेने की, यूँ समझ लें कि उनकी गुफ्त शनीद जो है वो सुनने की जो फॉर्मल अथॉरिटी है उसको हम क्या कहते हैं, फिगर हेड कहते हैं, जो इदारे का सरबराह होता है, सरबराही उसको मिलती है फिगर हेड में। दूसरी होती है लियाइज़ॉन, दूसरे लोगों के साथ लिंक रिलेशनशिप बनाना इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे लीडर, ये दूसरों को मोटिवेट और गाइड भी करता है। तो ये लीडर, फिगर हेड एंड लियाइज़ॉन ये इंटरपर्सनल रोल हैं। दूसरा रोल जो हेनरी मिंट्सबर्ग ने कहा वो इंफॉर्मेशनल रोल। इसमें सबसे पहले वो मॉनिटर होता है जो ऑब्ज़र्व करता है दूसरों की परफॉर्मेंस को, डिसिमिनेटर होता है, बाहर से इंफॉर्मेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिमिनेट करता है, और इंटरप्रेन्योर होता है, इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को कहते हैं। ये देखता है कि मेरी सिस्टम में कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अप टू डेट रखता है आउटवर्ड जो बाहर की कंडीशंस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग। देन है थर्ड वन जो रोल होता है वो डिसीजन लेने का जो रोल है, ये भी दो तरह का होता है। रिसोर्स एलोकेटर, वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड नेगोशिएटर, स्कूल में कोई मसाइल हो जाते हैं तो उनको नेगोशिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी स्किल जो है वो इसके पास होती है। तो तीन इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग। हेनरी मिंट्सबर्ग जो ने 2 फैक्टर थ्योरी भी दी होगी, आप लोगों को याद होगा, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है साइकोलॉजी में मैंने बताया था, जो सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर वाली है, मिंट्सबर्ग जो है वो थ्योरी। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स, रॉबर्ट कार्ड्स ने कहा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि 3 तरह की स्किल्स होती हैं किसी भी लीडर की, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। टेक्निकल में किसी टास्क को परफॉर्म करने की स्किल होती है, ह्यूमन में रिलेशनशिप बनाने की स्किल को कहते हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल है ये डिसीजन मेकिंग की, प्लानिंग की, इससे रिलेटेड जो उसकी स्किल होती है इसको कॉन्सेप्चुअल स्किल कहा जाता है। प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, डिसीजन मेकिंग की, रिलेशनशिप की जो स्किल्स है, रिसोर्सेज को इंटरलिंक करने की, ऑर्गेनाइज करने की जो स्किल है, ये जो है वो उसकी कॉन्सेप्चुअल कहलाती है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, कब किसने कितने दिए हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1957 में। फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के जो बानी हैं हेनरी फेओल ने जो है वो 5 एलिमेंट्स बताए हैं कि ये 5 जो है वो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद लूथर, गुलिक एंड उर्विक ने जो है 1961 में, ये ब्रिटिश थे, इन्होंने जो है कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, पोस्ट कॉर्प। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये इम्तिहान में 2 दफ़ा पूछा जा चुका है। इसमें टोटल जो है वो 7 फंक्शन हैं। CO जो है वो एक इकट्ठा वर्ड है, कोऑर्डिनेशन, CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन। कॉन्ट्स एंड डोनल, 1964 में कॉन्ट्स एंड डोनल ने अपनी एक किताब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, इसके अंदर कॉन्ट्स एंड डोनल ने पोस्ट डिक ये 5 वर्ड जो है 5 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद डेल ने 1961 में ये जो 6 एलिमेंट हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए, पोस्ट डी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग। जॉर्ज एंड जेरे ने POAC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, POAC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 एलिमेंट्स बताए हैं। प्लानिंग क्या होती है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। और ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। स्टाफिंग, लोगों को हायर करना। डायरेक्टिंग, दूसरों को इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन देना। कोऑर्डिनेशन, इंटर रिलेट करना या एक अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में चीज़ों को, लोगों को लेकर आना। रिपोर्टिंग, उसकी रिपोर्ट करना। बजटिंग, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। और कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि दूसरों की जो एरर्स हैं उनको चेक करना, करेक्ट करना, ये कंट्रोलिंग कहलाता है। ये सारे जो फंक्शन हैं इसी में शामिल थे। थियरीज़ ऑफ मैनेजमेंट, थियरी X और Y बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी हैं। ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में। इंपॉर्टेंट बात है
डॉगलस मैकग्रेगर ने ये थीरीज़ पेश की और इन थीरीज़ की बुनियाद उसने कहा कि मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड जो थीरी है, जिसको उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंग नीड, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इनकी बेस पे उसने कहा कि ये थीरी डिज़ाइन मैंने की है। जी, बोथ थीरीज फोकस ऑन मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन फ्रॉम मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मोटिवेशन और जो है मोटिवेशन से ये मैनेजमेंट की भी फोकस करती हैं और मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ली जाने वाली मोटिवेशन के ऊपर भी। बहुत ही आसान सी हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड हैं। थ्योरी एक्स जो है वो कहती है कि जो वर्कर है ना, ये निकम्मे हैं, नाअहल हैं, कामचोर हैं, इल डिसिप्लिन्ड हैं, तो इनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए इन पे जो है डायरेक्ट कंट्रोल की, हर वक्त उन पे सर पे सवार होने की ज़रूरत है, हर वक्त इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ये काम नहीं करते। तो जो वर्कर्स हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो ख़राब होता है, और इसकी जो थिंकिंग होती है मैनेजर की उनके बारे में, उनकी सोच पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव होती है। और वर्कर जो है इस डर से कि जो हमारा बॉस है ये तो हमेशा दुरुस्त है, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, ये इनका जो है वो उन जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी थिंकिंग ये है कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, और बॉस की थिंकिंग ये होती है कि वर्कर्स हमेशा निकम्मे हैं, इनको काम जो है वो सख्ती से मुझे करवाना है। तो बॉस उनके सर पे सवार रहता है, वो हर वक्त जो है उनको कंट्रोल में रखता है, और वो किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको जो है वो इन्वॉल्व नहीं करता, सारी डायरेक्शन वो अपनी तरफ से देखता है। और इसको मैस्लो की लो लेवल नीड्स कहा गया, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं बेचारे कि ये ना हो, बंदा सख्त है, कहीं हमें निकाल ना दे। तो वो फिर लो लेवल की जो उनकी नीड्स होती हैं, मसलन जैसे फिजियोलॉजिकल है, सेफ्टी नीड्स, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए फिर उस डर से काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है वो मैनेजर की होती है। थियरी वाई जो है ये इसमें जो लीडर होता है वो समझता है कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे हैं, वो काम करते हैं, सेल्फ़ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ़ मोटिवेटेड हैं, वो काम करना चाहते हैं, और इसमें वो उनको इन्वॉल्व भी करता है डिसीजन मेकिंग में। और जो कोलैबोरेशन होती है, यानी कुछ काम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़ुद लेता है, कुछ उनको देता है। और इसमें वो जो लीडर होता है वो जो वर्कर होते हैं वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में होते हैं, यानी वो ख़ुद चाहते हैं, वो उनको इंटरेस्ट होती है काम में, वो दिलचस्पी रखते हैं और उनको लगन होती है, और उनको जो है वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है, यानी वो समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो इसमें वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और सुपरविज़न इसमें थोड़ी होती है। तीसरी जो थियरी है, तीसरी थ्योरी जो जापानीज़ मैनेजमेंट थ्योरी है, इसको थ्योरी जी कहा जाता है, डॉक्टर विलियम ऑची ने दी है। जापानीज़ और अमेरिकन मैनेजमेंट को उसने इकट्ठा किया। उसने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही ईमानदार हैं, इसमें सारे का सारा जो एतमाद है, ट्रस्ट है, फोकस है, वो किसके ऊपर किया जाता है, वर्कर के ऊपर किया जाता है। इसमें वर्कर्स एक्टिव होते हैं और लीडर जो है वो पैसिव होता है। इसमें वर्कर्स के ऊपर सारा एतमाद, वर्कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे होते हैं और उन पे ट्रस्ट और उनको फ्रीडम होता है। ये थ्योरी डॉक्टर विलियम ऑची ने दी। उन्होंने कहा कि ये जापानीज़ मैनेजमेंट है। उनकी अपनी किताब है थ्योरी जी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज़ चैलेंज। इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। 1909 में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एक किताब लिखी। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसने कहा कि वर्कर्स जो है वो पैसे से मोटिवेट होते हैं, उनको आप एक फ़ेयर हर रोज़ की एक फ़ेयर पे दें, वो अच्छा काम करेंगे। और इसने कहा कि आप उनको जितना इंसेंटिव ज़्यादा दें वो मशीन की तरह चलते रहेंगे, जितना काम आप मर्ज़ी ले लें वो करते रहेंगे। इसने एक टर्म सोल्जरिंग भी इंट्रोड्यूस करवाई कि वर्कर्स जो है उनका पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम पोटेंशियल वाली जॉब जो है वो कर रहे हैं। कुक ने भी इनके अंडर जो है वो काम किया था, म्यूनसिपल और इंडस्ट्रियल इस पे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी बुक है। इसमें इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल है कि थंब रूल को आप रिप्लेस कर दें। दूसरा है कि साइंटिफिक सिलेक्शन करें। तीसरा है कि आप टीचर की उसकी अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग कराएं। और चौथे नंबर पे आप उनका जो काम है उसको तकसीम करके दें। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं इसके। टेलर, लॉरेंस गांट और फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, ये 4 इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये क्लासिकल मैनेजमेंट भी है, यानी जो वर्क के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर, आउटपुट के ऊपर बिलीव रखती है कि हमें काम चाहिए, वो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज़ हैं।
जबकि बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है फ्रैंक गिलबर्ट वर हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ हैं, ये 4 नाम हैं, लॉरेंस गांट, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट और टेलर जो है इनके अब्बा थे। कुक का नाम भी है, इन्होंने म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को फोकस किया। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये कब आती है, 1909 में आती है। 1909 के बाद 1920 में एक और ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री की, एल्टन मायो। एल्टन मायो ने कहा यार टेलर साहब आप जो फरमा रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, इंसान है वो मशीनें नहीं है कि आप कह रहे हैं कि पैसे से सब कुछ होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स। आप जो है ह्यूमन रिलेशन को अच्छा करें। इसने एक स्टडी की जिसको हाथ ऑन इफ़ेक्ट कहा जाता है। हाथ ऑन इफ़ेक्ट ये है कि जो जब वर्कर को देखा जाता है ना कि जब ऑब्ज़र्वर आता है तो वो अपने काम की स्पीड बढ़ा देते हैं, तो उसने ये चीज़ स्टडी की, इसको हाथ ऑन इफ़ेक्ट कहा जाता है। उसने कहा कि जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वर्कर और लीडर का उतना स्ट्रॉन्ग वर्क प्रोडक्शन होगी। और इसने कहा कि कम्युनिकेशन एसेंशियल एक स्टेप है, और मोटिवेशन सिर्फ जो है वो कंपनसेशन नहीं होती, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो सारा फोकस था वो ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर था, यानी टीम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के ऊपर था। प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, इसको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। 1916 में इन्होंने किताब लिखी और 1949 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस किताब के फाउंडर का बानी का नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ ऑपरेशनल और मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्होंने जो टर्म जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ की मैनेजमेंट की बजाय, और इन्होंने 5 जो की एलिमेंट्स हैं वो भी बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, और 14 प्रिंसिपल दिए हैं जिसमें जो है वो डिवीज़न ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन यानी मुआवजा, सेंट्रलाइजेशन यानी जो पावर है वो चंद लोगों के पास रहे, स्केलर चेन जो हायरार्की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्केलर प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें इम्तिहान में पूछी जा सकती है कि स्केलर प्रिंसिपल किसके प्रिंसिपल में शामिल था, या 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए हैं। तो स्केलर का मतलब होता है कि प्रॉपर हायरार्की, एक हेड है, एक डीओ है, उसके पीछे उसके नीचे डिप्टीज़ हैं, डिप्टीज़ के नीचे एईओज़ हैं, एईओज़ के नीचे हेड है, तो एक प्रॉपर हायरार्की होती है। और ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉप्स यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एस्पिरिट डी कॉप स्टैंड फॉर, या ये किसके प्रिंसिपल्स में जिक्र किया गया इसका, और स्केलर चेन का। तो 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिया। उसके बाद है मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट ने हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो पहले थे मैनेजमेंट पे काम करने वाले, जिन्होंने इसको मैनेजमेंट में वर्ड ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा वेल नोन है ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स के नाम से। टेक्नोक्रेट्स तो इज़ समथिंग एल्स बैरल, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का आपने नाम सुना होगा। ये किसी भी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी दुनिया में आजकल जो संभाली हुई है वो ब्यूरोक्रेसी ने संभाली हुई है। बहरहाल वेबर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। इस टर्म में क्या इसका मकसद, इसमें ये कहते हैं कि प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और जो अख्तियारात हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। जो लीडर है उसके पास, मैनेजर के पास अख्तियारात या पावर होनी चाहिए। सज़ा या जज़ा का कॉन्सेप्ट हो, यानी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैनेजर जो है वो पनिश कर सके, रिवार्ड भी दे सके। तो अथॉरिटी की बात की है इन्होंने मैनेजर की, कि मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। 1970 का डिकेड और ब्यूरोक्रेसी का डिकेड है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई। मैक्स एबॉट ने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बताया, और हाल ने जो है 6 करैक्टर बताए ब्यूरोक्रेसी के। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टास्क स्पेशलाइजेशन, हायरार्किकल अथॉरिटी, फॉर्मल सिलेक्शन, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट, इम्पर्सनल का मतलब है कि इसमें लीडर मेंबर्स के रिलेशनशिप नहीं होंगे, उसके पास प्रॉपर उसकी हायरार्की होगी, उसको अख्तियारात होंगे सज़ा जज़ा के, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, और इसके साथ साथ जो है
सिलेक्शन फॉर्मल होगी, यानी मैनेजर जो है वो फॉर्मल तरीके से लोगों को सिलेक्ट करेगा। तो ये 6 इसके प्रिंसिपल्स हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये इम्पर्सनल है कि ये रिलेशनशिप के ऊपर बिलीव नहीं करते। इसके बरक्स एक थियरी अभी हम पढ़ेंगे, इसको क्रिस्मेटिक थियरी या ट्रांसफॉर्मेशनल थियरी कहा जाता है, तो वो इसके अगेंस्ट है। कैरियर ओरिएंटेशन, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री, ये हाल ने ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न पे SOI ये क्वेश्चनियर भी बनाया था, जो है इन्हीं 6 डायमेंशन की बुनियाद के ऊपर। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री ये किसने बनाया था? हाल ने बनाया था। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी, मैक्स एबॉट ने स्कूल ब्यूरोक्रेसी, और हाल ने 2 काम किए, करैक्टर बताए हैं हमें ब्यूरोक्रेसी के, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री क्या जो क्वेश्चनियर है वो भी इसी ने बनाया था। सिस्टम थियरी, लुडविग वॉन बर्टलैंफे ये जो है वो फाउंडर हैं सिस्टम थियरी के। सिस्टम थियरी कहती है कि जो जैसे फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में एक तरफ से कॉटन जा रही है, दूसरी तरफ से फिर उसमें सेंटर में उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, दूसरी तरफ से उसका धागा बन के निकल रहा है, और फिर उस पर फीडबैक दी जाता है ये ठीक है या गलत है। 4 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, थ्रूपुट यानी प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और फिर फीडबैक। तो सिस्टम थ्योरी ये जो लुडविग वॉन बेटलैंफे ने दी है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। किसी एक सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट में ख़राबी आ जाने की वजह से सिस्टम प्रॉपर नहीं चलता। सिस्टम 2 तरह के होते हैं। कार्ड्स एंड काहन ने ओपन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ओपन कार्ड्स एंड काहन का अभी हम जो है वो कार्ड्स के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, इन्होंने जो है वो 3 स्किल बताई हैं मैनेजर की। तो क्लोज सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम जो है वो कार्ड्स ने बताया, जबकि जो क्लोज सिस्टम है ये ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या होता है। ओपन सिस्टम कहते हैं यानी वही 4 इसके कंपोनेंट्स होंगे। अब ओपन सिस्टम में ये होगा कि कोई बाहर से तब्दीली आ रही है तो ओपन सिस्टम जो है उसको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। फीडबैक आ रहा है, तब्दीली आ रही है, तो ओपन सिस्टम अलाउ करता है कि जी ठीक है, नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, इनको अडॉप्ट किया जाए। जबकि क्लोज सिस्टम ये सेंसिटिव होता है एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग, यानी एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली हो रही है, बाहर से कोई इनपुट आ रही है, तो वो उनको एज सच जो है वो एक्सेप्ट या कंसिडर नहीं करता। चार्ल्स बैबेज ने जो सिस्टमेटिक स्टडी की है और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इसने इसके ऊपर काम किया चार्ल्स बैबेज ने। 1970 का डिकेड ब्यूरोक्रेसी का था और 1960 का डिकेड सिस्टम मूवमेंट का था। चेस्टर बर्नार्ड ये ओपन सिस्टम के प्रोपोनेंट थे कार्ड्स एंड काहन के साथ। तो इन्होंने एक टर्म होम्योस्टेसिस इंट्रोड्यूस करवाया। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्शन है और जो बाहर से रिक्वायरमेंट है वो दोनों आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है। यानी जो बाहर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस क्वालिटी की, जिस स्टैंडर्ड की, क्वांटिटी की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुलफ़िल कर रही है, तो ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। अगर इनके दरमियान बैलेंस नहीं होगी तो वो इन इक्विलिब्रियम होगी, होम्योस्टेसिस की कंडीशन नहीं होगी। देन है क्योस थ्योरी। एडवर्ड लॉरेंस ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है। क्योस ये साइंस ऑफ सरप्राइज भी इसको कहा जाता है। क्योस क्या चीज़ है? नॉन लीनियर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो क्योस ये कहती है कि किसी भी सिस्टम के बारे में हम जो है मुकम्मल उसकी प्रेडिक्शन सही तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसका इन डेप्थ पता नहीं होता। यानी क्योस कहते हैं अफरा तफरी को, हंगामी सूरत हाल को। क्योस थ्योरी बिलीव करती है, इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। इनमें सबसे पहले जो है, यानी क्योस का जो बेसिक थीम है ना, वो आपने यूँ समझना है, अफरा तफरी इसका लफ्ज़ी मतलब होते हैं हंगामी सूरत हाल। ये कहती है कि रिलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिज़ल्ट जो है हम उनको प्रिडिक्शन उसकी नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरा इनका जो बिलीव है, ये कहते हैं कि जो नेचर है किसी भी उसकी वो या उसका जो प्रोग्रेस है वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकती, नॉन लीनियर होगी, यानी उसमें अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, हमेशा कोई भी इदारा स्मूथली नहीं चलता। और तीसरा इनका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट ये है, ये कहते हैं कि किसी भी इदारे में जो स्मॉल चेंजेस स्टार्ट में आते हैं ना, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते तो वो ड्रास्टिक चेंजेस में तब्दील हो जाते हैं बाद में। बहरहाल इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में सबसे पहले बटरफ्लाई इफेक्ट है कि स्टार्ट वाले स्मॉल चेंजेस बाद में बड़े ड्रास्टिक चेंजेस का बायस बनते हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हम किसी भी इदारे की फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, हम जो है ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर और डिसऑर्डर में, कभी कोई सिस्टम ऑर्डर में होता है, कभी डिसऑर्डर में होता है। मिक्सिंग, एक सिस्टम के 2 एडजस्टेंट जो पार्ट हैं, अगर उनमें तब्दीलियाँ आती हैं तो दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रैक्टल बेसिकली एक मैथमेटिक का एक एरिया होता है जिसमें नॉन एंडिंग पैटर्न, ये तस्वीरें, लाइनें, लकीरें सी बनाई जाती हैं,
इस तरह से होती हैं ये फ्रैक्टल, जिसका जो पैटर्न है वो एंड नहीं होता। तो ये कहते हैं कि ये जब इदारे कुछ चल रहे होते हैं तो उसमें जो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं जो क्या होते हैं, फ्रैक्टल की तरह ही होते हैं, जो नॉन लीनियर होते हैं और नेवर एंडिंग उनका पैटर्न होता है। फ्रैंक एंड गिलब्रेथ ने मोशन स्टडी की कि आप वर्कर्स की मोशन को कम करें तो आप की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, फ्रैंक एंड गिलब्रेथ ने। और ये अगर हम बात करें ऊपर तो यहाँ पे फ्रैंक एंड इसकी बात हमने की है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे मोशन स्टडी भी फ्रैंक एंड गिलब्रेथ की है, ठीक है। लिलियन गिलब्रेथ इसका पूरा नाम था और फ्रैंक इसके हस्बैंड थे। तो ये इन्होंने मोशन स्टडी भी की है और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी काम किया है। उसके बाद है चेंज साइकिल। किसी भी सिस्टम में, इदारे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज के 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लॉस है, फिर डाउट होता है, और फिर उसके बाद डिस्कम्फर्ट है, फिर डिस्कवरी है, अंडरस्टैंडिंग है, और 6 नंबर पे इंटीग्रेशन है। ये 6 लेवल होते हैं इसके चेंज के। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 तरह का होता है, ब्यूरोक्रेटिक, प्रोफेशनल एंड क्योटिक। ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है कि सारे के सारे डिसीजन वो कौन ले रहा है, वो मैनेजर की तरफ से होते हैं। प्रोफेशनल स्ट्रक्चर कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो नीचे से भी लिया जाता है, निचली तबके से भी किया जाता है डिसीजन में, उनको भी शामिल किया जाता है। क्योटिक स्ट्रक्चर कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो जो है इसमें ना ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है और ना ही प्रोफेशनल होता है, ये इन बिटवीन होता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लमेटिक ही रहता है, डे टू डे ऑपरेशन में कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन रहती है। तो ये 3 तरह के इसके होते हैं। फर्स्ट 2 को जो है हम डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ रैशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल लूजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, चार्ल्स बिडवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया। लूजनेस कहते हैं, लूज किसको कहते हैं, किसी चीज़ को ढीला छोड़ देना। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में लूजनेस से क्या मुराद है? ऑर्गेनाइजेशन में लूजनेस से मुराद ये है कि मेंबर और लीडर के जो रिलेशनशिप हैं उसमें कोई लूजनेस मौजूद है, क्या मतलब? या रूल्स और जो हैं वर्कर्स उनके दरमियान कोई लूजनेस मौजूद है, क्या मतलब? मतलब ये है कि जो कंस्ट्रेंट्स इम्पोज की जाती हैं वर्कर्स के ऊपर, जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ अप्लाई की जाती हैं, क्या वर्कर्स जो है उनमें किसी हद तक उसको जो है वो अनफॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ चीज़ों को वो फॉलो अगर ना करें तो काम चल सकता है। तो ये जो है लूजनेस कहलाता है। ये लूजनेस 2 तरह की होती है, एक होती है टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग। टाइट कपलिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है लीडर और वर्कर का, जबकि लूज कपलिंग में ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा ढीला होता है। ये उसके बाद है मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल। मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल 1964 में ये मॉडल जो है ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया, मैनेजेरियल ग्रिड मॉडल। ये बेसिकली एक लीडरशिप स्टाइल मॉडल है। इसके 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है ये वाई एक्सेस ये वाला, और ये होता है एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें जो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है ये एक्स एक्सेस, जबकि वाई एक्सेस ये जो है वर्कर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसके 5 डिफरेंट जो है वो लीडरशिप के स्टाइल है। इम्पोवेरिश्ड है, दूसरे नंबर पे पैरिश है, तीसरे नंबर पे अकोमोडेटिंग, चौथे नंबर पे कंट्री क्लब, और 5वें नंबर पे टीम मैनेजमेंट। ये बिहेवियरल जो थियरी हैं उनसे रिलेट कर रहा है। और थियरी वाई जो है इसका जो ऑप्टिमल मॉडल है, ये जो टीम मैनेजमेंट वाला है, ये थियरी वाई के ऊपर भी बेस करता है अब टीम मैनेजमेंट। तो इसके 5 लेवल हैं। इम्पोवेरिश्ड ना इसमें जो इम्पोवेरिश्ड है इसमें ना तो मेंबर की पार्टिसिपेशन होती है ना ही प्रोडक्शन होती है। इसमें मेंबर की पार्टिसिपेशन लो होती है लेकिन काम जो है ज़्यादा लिया जाता है। अथॉरिटेटिव कंप्लायंस मैनेजमेंट ये प्रोड्यूस से रिलेटेड है या पैरिश से रिलेटेड। इम्पोवेरिश कहते हैं गुर्बत को, अफलास को। तो यानी इसमें दोनों नहीं होती, पार्टिसिपेशन भी कम होती है वर्कर्स की और प्रोडक्शन भी कम होती है। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा और जो है पार्टिसिपेशन कम। जबकि अकोमोडेटिंग में ये मिडल होती है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट है, यानी ना इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है या ना कम है, ना पार्टिसिपेशन ज़्यादा ना कम है। जबकि ये जो चौथे नंबर पे है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब में जो है पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो है प्रोडक्शन वो कम है। टीम मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इम्पोवेरिश
लोएस्ट लेवल है, टीम मैनेजमेंट हाईएस्ट है। तो टीम मैनेजमेंट थ्योरी वाई की तरह ही है कि जिसमें लीडर जो है रिलाई कर रहा होता है अपने मेंबर के ऊपर भी। इम्पोवेरिश्ड, पैरिश, अकोमोडेटिंग, कंट्री क्लब एंड फिफ्थ नंबर इज टीम मैनेजमेंट। एक्स एक्सेस प्रोडक्शन, वाई एक्सेस जो है वो पीएस को वर्कर्स को शो करता है। थ्योरी वाई और बिहेवियरल थ्योरी है, ब्लैक एंड मॉर्टन ने दिया। लीडरशिप मॉडल है, 1964 में आया। मोटिवेशन इन मैनेजमेंट, मैरी पार्कर फॉलेट, ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर काम किया और स्पेशली मोटिवेशन के ऊपर। इन्होंने दो बातें बताई हैं। इन्होंने कहा कि पुल होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, पुश नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर विद होनी चाहिए, पावर ओवर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ मीन बाय पावर, व्हाट इज़ मीन बाय पुल rather than push, and what is mean by power with and power over। pull से मुराद, pull mean you are attracting the workers toward yourself, toward assignments। आप लोगों को क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट्स या टास्क की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि पुश क्या होता है, a worker is lazy, a worker have no potential for a specific assignment। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप you are kicking out अ मेंबर, अ वर्कर। ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको पुल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे करें। तो पुल के ऊपर फोकस किया, ही फोकस्ड ऑन पुल रेदर पुश। एंड सेकंड वन जो है इन्होंने ही रिकमेंडेड पावर ओवर, सॉरी पावर विद देन पावर ओवर। इन्होंने पावर विद को जो है वो क्या किया, फोकस किया। इन्होंने कहा कि आप जो है उनको साथ लेके चलें, आप अपने अख्तियारात उन पे ना जमाएं, उनको जो है वो अपने साथ लेके चलें, पावर विद। उसके बाद है सोशल एस्पेक्ट्स इन मैनेजमेंट। चेस्टर बर्नार्ड ने सोशल एस्पेक्ट्स की बात की है मैनेजमेंट के अंदर, कि मैनेजमेंट जो है वो बायोलॉजिकल, सोशल, पर्सनल, ये एक प्रोसेस है, इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इसने कोऑपरेशन की बात की है मैनेजमेंट में। तो बहरहाल इन्होंने ओपन सिस्टम को भी एडवोकेट किया, चेस्टर बर्नार्ड ने, हमने पहले पढ़ा है। साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1940 का मॉडल है। इन्होंने भी इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो वोकेबलरी है, यानी आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ या जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो ह्यूमन चॉइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इनको नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है साइमन को। कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस इन ऑर्गेनाइजेशन, सटक्लिफ ने कॉन्सेप्ट दिया है माइंडफुलनेस का। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये कहते हैं कि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है, यानी आप नाकाम हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं है, वो आपके लिए एक मौका है नई ताकत लेके दोबारा जो है उसको सॉल्व करने के लिए, आगे आने के लिए। और ये कहते हैं कि सक्सेस एक प्रॉब्लम है, कि आप कामयाब हो जाते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप फिर नेक्स्ट जो है अगले लेवल पे फिर आपको मज़ीद एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी। तो बहरहाल ये जो मतलब कि आपको ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेंगी। तो बच्चे को ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट भी हम स्कूलों में भी देते हैं बच्चे को कि कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक बच्चा कामयाब है तो हम क्या कहते हैं कि मज़ीद आपने आगे बढ़ना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। तो सक्सेस एज अ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम एज अ अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस एज अ प्रॉब्लम। तो बच्चे का माइंड भी हमने माइंडफुलनेस के अकॉर्डिंग करना होता है। उसके बाद है डेमोक्रेसी इन मैनेजमेंट में। क्रिस आग्रेस ने डेमोक्रेसी की बात की है पहली मरतबा मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये कहती है कि हैप्पी वर्कर्स आर गुड वर्कर्स। बिहेवियरल जो थ्योरी है ये कहती है कि इन्वायरमेंट का, एफिशिएंसीज का, गोल्स का, रिवॉर्ड पनिशमेंट का असर होता है। कंटीजेंसी थ्योरी कहती है अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। सिचुएशनल थ्योरी कहती है कि लीडर वो है जो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल ले। एफिशिएंसी इज एबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल रिसोर्सेज। मैं 2 मिनट सांस ले लूँ, गला खुश्क हो गया। इसको यहीं से इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद रिज्यूम करेंगे। जी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ रोम, विक्टर रोम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के 3 कंपोनेंट हैं, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड बैलेंस। एक्सपेक्टेंसी से क्या मुराद है कि आप जो काम करेंगे तो जो आप मेहनत करेंगे, एफ़र्ट्स करेंगे, तो आपकी एफ़र्ट्स जो है
आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगी। एफ़र्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप होता है, यानी आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को आपके गोल तक पहुंचाएंगी। दूसरा इंस्ट्रूमेंटैलिटी, ये परफॉर्मेंस और आउटकम है आपकी, आप एफ़र्ट करेंगे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहती है कि आप जब एक जो अपना टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है वो आपकी आउटकम यानी रिवार्ड मिलेगा। और बैलेंस जो है वो तीसरा कंपोनेंट है, वो ये कहता है कि आप जो है वो रिवार्ड को कितनी वैल्यू देंगे। जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी साफ है आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रगल से काम करेंगे। एक्सपेक्टेंसी, आपकी एफ़र्ट्स जो है आपको आपके गोल तक पहुंचाएंगी, और यानी एफ़र्ट्स विल लीड टू इंटेंडेड परफॉर्मेंस गोल्स। और इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहती है कि पर्सन विल रिसीव डिज़ायर आउटकम इफ़ द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस इज़ मेट। और थर्ड नंबर पे है वैलेंस। उसके बाद है नीड सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनियर। लाइमन पोस्टर ने मैस्लो की हायरार्की नीड की बेस पे 13 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल एक क्वेश्चनियर बनाया था जिसको NSQ का नाम दिया। SOBC मॉडल फ्रेड लूथर ने दिया, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग शिडले मैक्यून ने दिया है। लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग्स होती हैं जिनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है और इसके काफ़ी ज़्यादा सारे स्टेप्स होते हैं, जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है इसमें भी, लेकिन इसके स्पेसिफिक मिशन होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अथेंटिसिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, एंड्रयू हॉल्फन एंड डॉन क्रॉफ्ट ने अथेंटिसिटी इन ऑर्गेनाइजेशन में इसको कॉन्सेप्ट दिया कि वर्कर्स जो है वो ऑनेस्टी से और फॉलो थ्रू से, यानी वर्कर्स उस वक्त तक काम करते रहेंगे, फॉलो थ्रू का मतलब जब तक उनका टास्क कंप्लीट नहीं होता। और इसने जो है इन्होंने डेवलप किया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर OCDQ क्वेश्चनियर जो 64 सवालात पर मुश्तमिल था। फोर्स फील्ड एनालिसिस कोर्ट लेवन ने दिया, ने कहा कि आप रूट कॉज को पहले एड्रेस कर लें, जब पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए उसको जो है वो ख़त्म करना उस प्रॉब्लम को मसला नहीं होगा। लीडर वो होता है जो दूसरों को गाइड और मोटिवेट करता है अपने मकासद की अचीवमेंट के लिए। किसी इंडिविजुअल के अंदर जो लीडर की सलाहियत होती है लीडर होने की, उसको लीडरशिप कहा जाता है। शुरू में कमांडिंग को लीडर कहा जाता था, आजकल जो है कमांडिंग की जगह वर्ड लीडिंग यूज़ होता है। लीडरशिप के स्टाइल्स काफ़ी सारे हैं, तीन इंपॉर्टेंट, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही हैं जैसे थ्योरी X, Y और Z हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप उसको सुन सकते हैं दोबारा। लेसे फेयर जो है इसका तीसरा है, बल्कि इसके बारे में बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, चूँकि सिर्फ उसका लीडरशिप की बात हो रही है। तो ऑटोक्रेटिक में सारे का सारा काम वो ख़ुद करता है, सारे डिसीजन वो ख़ुद लेता है, अपनी मर्ज़ी से वो टास्क देता है, किसी की उसको परवाह नहीं होती, वो सबको लेज़ी, निकम्मा, कामचोर समझता है। और डेमोक्रेटिक में मिलजुल के चलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो ओपिनियन का एहतराम करता है। लेसे फेयर में ये जो है ऑब्जेक्टिव या स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो है वो उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी वो जो प्रॉपर एक रूल्स रेगुलेशन है उनको नहीं देखता, ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखता, उसके अगेंस्ट ये जो है इंस्पेक्शन करता है। ग्रेप वाइन स्टाइल है, इनफॉर्मल उसकी ऑब्जर्वेशन होती है। लेस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है जो करता है जैसे कुछ उसको करते रहने दें। तो ये जो टर्म है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसे फेयर, XYZ, ये जो है आयोवा स्टडीज़ में इम्प्रूविंग आवर वर्क प्लेस अवार्ड आयोवा यूनिवर्सिटी की इसमें स्टडी में डिस्कस हुए थे। थीरीज़ ऑफ लीडरशिप, थॉमस कैरलाइल ने थीरी दी है, उसने कहा कि लीडर जो है वो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। सबसे पहली जो ट्रेड थीरी या ट्रेड के बानी को कहा जाता है गॉर्डन एल्पोर्ट ने 1936 में ट्रेड थीरी दी। 200 ट्रेड्स इसने बताया कि ये इंडिविजुअल के अंदर उसके नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। बहरहाल इनका कोई बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला था। तो गॉर्डन एल्पोर्ट की जो थीरी है वो कहते हैं कि लीडर जो है वो इनहेरेंटली यानी बाई बर्थ जो है उनके अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं, और उन सलाहियतों में से कुछ सलाहियतें उसको जो है वो लीडर के काबिल बनाती हैं या लीडर बनाती हैं। तो ये ट्रेड थ्योरी कहती है कि लीडर आर बोथ बॉर्न एंड मेड। उसके बाद बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है एक इंडिविजुअल के लीडर बनने या ना बनने पर। रेमंड कैटल थ्योरी ऑफ ट्रेड, रेमंड कैटल ने 1940 में कहा कि इंडिविजुअल के अंदर कुछ ट्रेड्स होते हैं 16 डिफरेंट किस्म के जो उसको क्या बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। इसको इसने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, सरफेस एंड सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड जो इजीली जो है हम जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सोर्स ट्रेड जो उसकी पर्सनैलिटी को तश्कील देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सोर्स ट्रेड जो है वो कहते हैं।
उसके बाद है बिग 5 ट्रेड थ्री या 5 फैक्टर थ्री, ये फिस्क ने दी है इसको 1949 में, DW फिस्क ने। इसके जो है वो इसके 5 जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ओशन से आपने याद रखना है बिग 5 ट्रेड थ्री को। मेरा दिल मान रहा है कि इस दफ़ा इस थ्री से रिलेटेड सवाल आएगा। ओशन, OCEAN, ओशन, ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, यानी ओपन है ये, इसमें लीडर ओपन होता है हर चीज़ के बारे में, एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल्स के बारे में। कॉन्शियस होता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन है दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसको एक्स्ट्रोवर्ट कहते हैं। जो नहीं बनाता उसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। और जो कभी बनाता है कभी नहीं बनाता उसको एम्बीवर्ट। बहरहाल यहाँ पे एक्स्ट्रोवर्जन है तो तीसरा एक्स्ट्रोवर्ट है। तो तीसरे चौथे नंबर पे एग्रीएबलनेस है। और 5वें नंबर पे न्यूरोटिसिज्म है, इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म किसको कहते हैं? वो इंडिविजुअल जो बुरे वक्त में जो उसको जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करना पड़े तो वो कर लेता है, रिजिलियंस उसके अंदर होती है। उसके बाद है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ये समझ लें कि वही ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का दूसरा नाम ट्रांजैक्शनल थ्योरी है। ये मैक्स वेबर ने दी है और बर्नार्ड ने भी इसको जो है, बर्नार्ड बास ने भी इसको जो है फिर सेकंड किया इस थ्योरी को। इनके नज़दीक जो वही जो ब्यूरोक्रेसी की बात हुई थी, रिवार्ड और पनिशमेंट की, फॉर्मल अथॉरिटी की, तो ये उसी के ऊपर बिलीव करती हैं, इम्पर्सनैलिटी के ऊपर, कि रिलेशनशिप नहीं देखे जाएंगे बल्कि काम देखा जाएगा, कौन कितना करता है। इसके अगेंस्ट जो थ्योरी, जैसे उस वक्त में बताया था कि हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल या क्रिस्मेटिक थ्योरी, ये जो है डाउनटाउन ने दी है। ये थ्योरी कहती है कि लीडर वो होता है जो मोटिवेट और इंस्पायर करता है काम के लिए, ठीक है, एंथुसियाज्म से, पैशन से, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके। ये कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप से वो मोटिवेट करता है दूसरों को, अपने वर्कर्स को। सोशल सिस्टम एनालिसिस, ये पहली मरतबा एजुकेटर्स के लिए जैकब गेटजेल्स एंड ईगोन गबा, गेटजेल्स और गबा ने सोशल सिस्टम एनालिसिस दिया था पहली मरतबा एजुकेटर्स के लिए। और स्टॉकडिल ट्रेड थ्योरी, स्टॉकडिल ने कहा कि एक इंडिविजुअल एक सिचुएशन में 1948 में ये थ्योरी दी है कि एक इंडिविजुअल एक वक्त में वो लीडर होता है, दूसरी वक्त में वो वर्कर होता है किसी का, तो जो है लीडरशिप का स्टाइल डिफरेंट होता है। सिचुएशनल थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी हैं। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल किसी भी सिचुएशन जो भी उसको सामना करना पड़ सकती है तो इंडिविजुअल उसका सामना कर लेता है, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। पाथ गोल थ्योरी है, रॉबर्ट हाउस ने दी है, इसका कि आप गोल सेट करें, टास्क असाइन करें और लोगों को बताएं आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है। रोम एंड जेटन ने डिसीजन मेकिंग मॉडल बनाया। इसके भी 5 लेवल होते हैं, ऑटोक्रेटिक 1, ऑटोक्रेटिक 2, कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 1, कंसल्टेटिव डेमोक्रेटिक 2 एंड कोलैबोरेटिव। तो ये रोम एंड जेटन की थ्योरी है डिसीजन मेकिंग की। ऑटोक्रेटिक में वो ख़ुद से अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक 2 में वो दूसरों से मशवरा लेता है, ओपिनियन लेता है, लेकिन इंफॉर्मेशन लेता है लेकिन फ़ैसला अपना करता है, ठीक है, स्पेसिफ़िक, लेकिन किसी स्पेसिफ़िक चीज़ के बारे में लेता है, सारे टास्क के बारे में नहीं। और तीसरे नंबर पे कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक 1 में वो स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल से राय लेता है। चौथे में वो और फैसला तीसरे में फिर भी खुद करता है। चौथे में वो क्या करता है, डेमोक्रेटिक या कंसल्टेटिव 2 में, फोर्थ लेवल पे वो ग्रुप की शक्ल में इंडिविजुअल्स से, अपने वर्कर से जो है वो मशवरा लेता है और फ़ैसला खुद करता है। जबकि 5वें में कोलैबोरेटिव में वो टीम डिसीजन लेता है। हर से ब्लैंकेट सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी एक और लीडरशिप सिचुएशनल थ्योरी है। इसमें लीडर के 4 डिफरेंट स्टाइल हैं। सेलिंग, 4 लीडर के स्टाइल हैं, 4 वर्कर के हैं। डायरेक्टिंग, सेलिंग और उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। तो डायरेक्टिंग में वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सेलिंग में लीडर गिव डायरेक्शन प्लस ही आल्सो सपोर्ट द वर्कर्स इन देयर वर्क, यानी वो डायरेक्शन प्लस सपोर्ट दोनों चीज़ें देता है। थर्ड लेवल पे जिसमें पार्टिसिपेटिव मॉडल है S3, तो इसमें लीडर जो है वो क्या करता है, इन्वॉल्व करता है उनको डिफरेंट सिचुएशंस में, यानी जो ये लीडर इन्वॉल्व द वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग प्रोसेस। वो क्या करता है कि इन प्रोसेस में अपने वर्कर्स को पार्टिसिपेट कराता है, इन्वॉल्व करता है, कि एक्टिव रोल उनका शामिल होता है डिसीजन मेकिंग में। फोर्थ नंबर पे डेलीगेशन, इसमें वो क्या करता है, ग्रुप मेंबर जो है वो डिसीजन लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी ग्रुप मेंबर के ऊपर होती है।
तो इसमें 4 मैच्योरिटी लेवल होते हैं वर्कर के। M1 में उनके पास ना स्किल होती है ना नॉलेज होता है, ना वो विलिंग होते हैं ना ही उनके पास नॉलेज होता है। M2 में उनके पास जो विलिंगनेस है ये जो है वो मौजूद होती है, लेकिन उनके पास काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। थर्ड नंबर पे उनके पास विलिंग नहीं होती, वर्कर्स के पास, वो चाहते नहीं हैं काम करना लेकिन वो काम कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो है उनकी विलिंग भी होती है और स्किल्स भी उनके पास होती हैं। तो ये इसी तरह जैसे S1 है तो ये M1 से मिलता है, S2 जो है वो M2 से मिलता है, S3 M3 से और S4 M4 से मिलता है। फ्रेड एडवर्ड फिडलर कंटीजेंसी थ्योरी। फ्रेड फिडलर ने एक कंटीजेंसी मॉडल दिया। उसने कहा कि लीडर की जो ये उसने अपने एक आर्टिकल में 1964 में कंटीजेंसी मॉडल ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस, इसने कहा कि लीडर का स्टाइल सिचुएशनल, कहती है कि लीडरशिप का स्टाइल फिक्स नहीं है, वो हर सिचुएशन में ख़ुद को डालता है। ये थ्योरी कहती है कि लीडर का स्टाइल फिक्स है। अगर आपको वर्क लेना है तो आप क्या करें, या तो लीडर को चेंज कर दें या सिचुएशन को लीडर के अकॉर्डिंग कर दें। कंटीजेंसी थ्योरी का जो है कॉन्सेप्ट, इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं लीडर के। 3 वो कौन कौन से हैं? लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। लीडर के जो रिलेशन हैं वो किस तरह के होते हैं, पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट टास्क स्ट्रक्चर है कि टास्क के बारे में कितनी क्लैरिटी है और कितना जो है वो अकम्पलिशमेंट उसको है, कितना स्किलफुली उसने अचीव किया है अपना टास्क या टारगेट। तीसरे नंबर पे पोजीशन पावर, उसको किसी को सज़ा या जज़ा देने की सलाहियत, पावर कितनी उसके पास मौजूद है। तो ये कहती है कि जब थ्योरी कहती है कि लीडरशिप का स्टाइल फिक्स है, अगर आप लीडर काम नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर दें, नया लीडर ले आएँ या उसको इन्वायरमेंट को लीडर के अकॉर्डिंग कर दें। कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी कहती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो इंडिविजुअल की वो इन्फ्लुएंस करती हैं लीडरशिप को। LXM थ्योरी शावन ने दी है 2012 में। ये कहती है कि लीडर और मेंबर के जो रिलेशनशिप हैं, जैसे जो क्रिस्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, याद रखिएगा ट्रांजैक्शनल ब्यूरोक्रेटिक एक ही बात है। ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशनल, क्रिस्मेटिक या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये मिलती जुलती हैं। ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, ये क्लासिकल थियरीज़ हैं, जबकि ह्यूमनिस्टिक जो हैं वो रिलेशनशिप पे बात कर रही हैं। जैसे जो है वो क्रिस्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशनल या जो है हमारी ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी है। LXM भी उसी में ही आती है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज़ में। पार्टिसिपेटिव थ्योरी कि लीडर जब जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर प्रोडक्शन अच्छी आती है। लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, ये आप खुद पढ़िएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं 2 के बारे में बता लेता हूँ, 2-3 के बारे में। इंटेग्रिटी कहते हैं कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा, आप अपना काम करते रहे हैं, आप अपना काम आपने जारी रखा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज़ वाचिंग, आपको जो है वो पैशन के साथ आप लगे। रेजिलियंस कहते हैं, ये न्यूरोटिसिज्म और रेजिलियंस मिलती जुलती चीज़ें हैं। रेजिलियंस कहते हैं आपको मुश्किल वक्त पेश आया, आपने उसमें अपने आप को स्टेबल रखा, मुश्किल वक्त दूर हुआ, आप वापस जो है उसको संभाल लेंगे, उस सिचुएशन को भी संभाल लेते हैं। जैसे रबड़ को हम खींचते हैं वो वापस आ जाती है। तो मुश्किल वक्त में जो है वो स्ट्रेस आती है तो उसमें ख़ुद पे कंट्रोल रखना, ये रेजिलियंस कहलाता है। उसके बाद जो है मिशन स्टेटमेंट, क्यों एक इदारा काम कर रहा है, उस इदारे का ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये जो है उसकी मिशन स्टेटमेंट होता है। इसमें 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, पर्पस, वैल्यू एंड गोल्स। पावर ऑफ अ लीडर, फ्रेंच एंड ड्राइवर ने 5 पावर आइडेंटिफाई की हैं। लेजिटिमेट पावर जो फार्मल एक इंडिविजुअल की पावर होती है, रिवार्ड पावर किसी को सज़ा जज़ा देने की अख्तियारात, कोर्सिव पावर रिवार्ड पावर किसी को जज़ा देने की यानी रिवार्ड देने की पावर, कोर्सिव पावर किसी को पनिश करने की पावर, एक्सपर्ट पावर अपने टास्क को स्किलफुली परफॉर्म करने की पावर, और रेफरेंट पावर लोग हवाला दे रहे हों कि वाकई ये अच्छा वर्कर लीडर है। तो ये फ्रेंच एंड ड्राइवर ने 5 जो है वो पावर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली ये अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस को, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ़ कंट्रोल और सेल्फ़ कमिटमेंट और इंटेग्रिटी से रिलेटेड है। कोई अपने जज्बात पे कितना काबू पा सकता है, ये उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इसके कंपोनेंट्स जो है वो होती हैं अवेयरनेस ऑफ आउन इमोशंस एंड अदर, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मोटिवेशन।
डिसाइड इज़ अ पर्सन विलिंग टू बी लेड, एमिनेबल इज़ अ पर्सन टू बी लेड एंड डायरेक्टेड। इंस्पेक्शन जो है वो किसी भी चीज़ का क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या रूल्स के अगेंस्ट तो कोई चीज़ नहीं चल रही, इस चीज़ को नोट करना, ऑब्ज़र्व करना इंस्पेक्शन कहलाता है। जब भी रूल्स को ऑब्ज़र्व किया जाता है तो साफ ज़ाहिर है फिर जो वर्कर्स जिनकी ऑब्ज़र्वेशन हो रही होती है उनको जो है वो क्या होती है, फेयर एंग्जाइटी जो है वो ये इन्वायरमेंट मौजूद होता है। इंग्लैंड में सबसे पहले इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। इंस्पेक्शन इज़ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके बरक्स होती है सुपरविजन। सुपरविजन इज़ नॉट टू कंट्रोल टीचर्स बट टू वर्क कोऑपरेटिवली। हे एंड फॉस ने ये डेफिनेशन दी थी सुपरविजन की। और एक और डेफिनेशन है ग्लाथोन की कि सुपरविजन इज़ अ सेट ऑफ सर्विसेज और प्रोसेसेस फॉर द टीचर डेवलपमेंट टू अटेन गोल्स। सुपरविजन का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज एंड पावर। सुपरविजन किसको कहते हैं? सुपरविजन बेसिकली ये भी होती इंस्पेक्शन की तरह ऑब्जर्वेशन ही है, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन के उसमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हुआ ये, ठीक है, तो आपने क्यों नहीं किया, इसको ठीक करें, अभी करें। तो इसमें जो है जो सुपरविजन है इसमें ऑब्जर्वेशन के साथ सपोर्ट दी जाती है। अच्छा इसको ऐसे कर लें, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ठीक कर लें, यहाँ से मिस्टेक थी इसको ठीक कर लें, तो ये सुपरविजन है, ठीक है। सुपरविजन जो है ये कितनी तरह की होती है? डायरेक्ट सुपरविजन जिसमें हर वक्त वो मौजूद रहता है सुपरवाइज़र। इनडायरेक्ट जिसमें वो मौजूद नहीं रहता, दूसरे मीन से, इनडायरेक्ट मीन से वो जो है चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। करेक्टिव जिसमें वो जो गलतियाँ हैं वो देखता है, उनको अपने रिकॉर्ड में रखता है, रिपोर्ट करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बताता है। जबकि प्रिवेंटिव में उनको बताता है कि आपने प्रॉब्लमेटिक या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे ख़ुद को अवॉइड करना है। क्रिएटिव जिसमें वो क्रिएटिविटी को जो है वो क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है, सबसे बेस्ट टाइप होती है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये आप खुद देखेंगे। मॉनिटरिंग किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना, उस सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको एनालाइज करना और उसको आगे जो है वो फॉरवर्ड करना, ये मॉनिटरिंग कहलाता है, ठीक है। प्रोग्रेस को, प्रोग्राम की प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर करना, ऑब्ज़र्व करना, ये मॉनिटरिंग कहलाता है। इंस्पेक्शन हमने कहा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है। सुपरविजन है हमने कहा सपोर्टिव एग्जामिनेशन है। मेंटोरिंग जिसमें एक जो सीनियर है अपने से जूनियर को क्या करता है, गाइड कर रहा होता है, उसको टीच कर रहा होता है, इसको मेंटोरिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को मेंटरशिप कहा जाता है। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल। टॉप लेवल जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मिडिल लेवल जो है ये मैनेजमेंट होती है और लो लेवल सुपरविजन होती है, ये याद रखिएगा। ओवरऑल जो है कलेक्टिवली मैनेजर जो है वो लो लेवल पे होता है, एडमिनिस्ट्रेटर टॉप लेवल पे होता है और सुपरवाइज़र लो लेवल पे होता है। और कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट वर्ड जो है उसके लिए मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट यूज़ होती हैं और टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है ये यूज़ होती हैं उसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसका काम कॉन्सेप्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, थिंकिंग होता है, डिसीजन होता है, बजटिंग होता है, फाइनेंसिंग होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, स्टाफिंग होता है। जबकि जो मिडिल और लो लेवल मैनेजमेंट है इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि मिडिल लेवल ये मैनेजर होते हैं, ये जो है इम्प्लीमेंट कराते हैं, डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और जो लो लेवल है ये इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। स्कूल का जो हेड होता है ये मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र होता है। इसी तरह स्कूल का स्टाफ भी मैनेजर होता है। जो डिप्टी डीओ ये जो है वो क्या होते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। एईओज़ भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है। मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरी और सीओ यहाँ पे क्यों बात की गई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर 2000 में हुई थी जिसमें जो ईडीओ था, उस वक्त ईडीओ की पोस्ट थी एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ईडीओ जो था, ईडीओ एजुकेशन, वो उस वक्त रिस्पॉन्सिबल था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी बनाने पे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टाइम वगैरह को एडजस्ट करने पे, इस तरह की बाकी जो डिसीजन हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सीईओ जो अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीईओ क्या होता है, वो एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। जबकि डीओज़, डिप्टी डीओज़, ये एईओज़ ये क्या होते हैं, ये जो है वो मैनेजर होते हैं जो मिडिल लेवल पे, और हेड टीचर सुपरवाइज़र भी होता है और मैनेजर भी होता है लोअर मैनेजमेंट में जाके। उसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग, थोड़ी सी फिर मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं अभी इंशाल्लाह इसको ज्वाइन करता हूँ दोबारा। ये चैप्टर और हिस्ट्री का चैप्टर बहुत लेंथी होंगे, बहरहाल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको जो है एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको मैं कंक्लूड करूँ।
जी नेक्स्ट है एजुकेशनल प्लानिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा, इसको डिफ़ाइन किया है कि सम डिवाइस टू डिवाइस समथिंग टू बी डन, सम एक्शन आर इन्वॉल्व बिफोर हैंड यानी टाइम से पहले आप जो है जो एक तरतीब देते हैं, चीज़ों को स्केड्यूल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। फ्योल ने कहा फ्यूचर को स्टडी किया, यानी आप फ्यूचर को पहले से स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो इसको क्या कहा उसने, प्लानिंग का नाम दिया। वाइट ड्रॉर ने कहा कि सेट ऑफ डिसीजन एक्शन फॉर फ्यूचर ऑप्टिमल मीन्स एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, ये उसने प्लानिंग को डिफ़ाइन किया। सी स्पॉल्डिंग ने एजुकेशन को कहा, एजुकेशनल प्लानिंग को, कि ये इनपुट थ्रूपुट आउटपुट एनालिसिस के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें इंडिकेटर्स कितने होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये जो है इसके इंडिकेटर होते हैं एजुकेशनल प्लानिंग के। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं, डिसीजन मेकिंग हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव मौजूद होते हैं उनमें से हम बेस्ट को जो चूज़ कर रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज या ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उनमें से हम बेस्ट का इंतखाब कर रहे हैं, तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इसी तरह रैशनैलिटी एक टर्म है। अल्टरनेटिव जो हम स्टडी करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को के सलूशन के लिए, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद है अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव अप्रेजल और सलूशन सिलेक्शन। ये चार जो है वो डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट, अल्टरनेटिव सिलेक्शन, तीसरे नंबर पे अप्रेजल यानी उसकी असेसमेंट, और चौथे नंबर पे सॉल्यूशन सिलेक्शन। ये डिसीजन मेकिंग के चार जो है वो स्टेप्स होते हैं। इस तरह रैशनैलिटी है। रैशनैलिटी किसको कहा जाता है कि जो अल्टरनेटिव आपने अप्रोप्रिएट चूज़ किया है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, आपने अब बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके देख के उसको चूज़ किया, तो ये रैशनैलिटी कहलाता है। नीड असेसमेंट, हम जो है वो प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, तो ये उसकी जो है वो नीड असेसमेंट होती है, और उस पर कितना ख़र्च आएगा, ये कॉस्टिंग ऑफ नीड है। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग में कितने स्टेप्स होते हैं ये आप खुद देख लेंगे। फिजिबिलिटी टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, फिजिबिलिटी टेस्टिंग हम करते हैं इंकन्सिस्टेंसी और अचीवेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इम्तिहान में पूछी जाएंगी इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा। इम्पेरेटिव सेंट्रलाइज प्लानिंग, वो प्लानिंग जो लार्जर लेवल पे की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, लार्जर लेवल पर, बड़े पैमाने पर, मेन लेवल पे की जाती है, उसको इम्पेरेटिव सेंट्रलाइज प्लानिंग कहा जाता है। जबकि जो दूसरी प्लानिंग है इसको हम इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। लोकल लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं, ऑपरेशनल प्लान्स, चीज़ें कैसे हो रही हैं, हाउ थिंग्स हैपन, इस पे जो हम प्लानिंग कैसे होंगी। ठीक है, इस पे जो हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे ऑपरेशनल प्लान्स कहलाएंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, बिग पिक्चर है। लॉन्ग टर्म प्लान जो हम बनाते हैं कि वाई थिंग्स नीड टू हैपन, चीज़ें क्यों होंगी, ठीक है, किस तरह से कैसे होंगी ऑपरेशनल, क्यों, वाई थिंग्स नीड टू हैपन, ये स्ट्रेटेजिक है लॉन्ग टर्म। और टैक्टिकल, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, यानी इसमें आप देखें की वर्ड ऑपरेशनल में हाउ यूज़ होगा, स्ट्रेटेजिक में वाई यूज़ होगा, और टैक्टिकल में व्हाट यूज़ होगा। कंटीजेंसी प्लान, कंटीजेंसी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसको कंटीजेंसी प्लान कहा जाता है। इंटीग्रेटेड जो मिक्स होते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1952 में बना था। नेशनल प्लानिंग बोर्ड भी इसका एक नाम था, आई थिंक सो 1952 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसने 8 5 साल मंसूबे दिए हैं, और इसके बाद जो है इस जो 8 साल प्लान्स हैं इनको जो है आजकल 1998 में इनका नाम चेंज करके 5 साल मंसूबे 8 इसने दिए हैं अब तक जो है। और 2005 से 10 तक पहला इसने जो प्लान दिया है 5 साल मंसूबे के बाद, जो 5 ईयर प्लान के बाद, ये मेरी पिछली एक वीडियो में मौजूद होगा, कहीं आप देख लीजिएगा, या शायद हिस्ट्री हमने बल्कि पढ़नी है तो उसमें मौजूद होगा। तो इन्होंने जो है उसको इस कमीशन ने 5 साल जो मंसूबे हमारे आए हैं 1955 से 58 तक 8 मंसूबे, उनका नाम चेंज किया था 2005 में MTDF, मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग के 3 अप्रोचेस होते हैं। सोशल डिमांड, सोसाइटी कितना डिमांड कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशन से। मैन पावर,
अप्रोच, कितनी मैन पावर रिक्वायर है, रेट ऑफ रिटर्न, एजुकेशन कितना जो है वो दूसरे शोबों की तरह कितना रिटर्न कर रही है इन्वेस्टमेंट, जैसे हम बाकी शोबों में करते हैं। सोशल डिमांड, मैन पावर एंड रेट ऑफ रिटर्न, ये 3 अप्रोचेज़ हैं। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास गोल्स आते हैं। गोल्स के बाद हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं कि कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और फिर हम तीसरे नंबर पे टूल्स को देखते हैं कि किन टूल्स को यूज़ करके हम ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स तक पहुंच सकते हैं। गोल्स, रिसोर्सेज और टूल्स, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। अप्रोचेस जो है सोशल डिमांड, मैन पावर एंड रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच होती हैं। इस तरह मॉडल जो है प्लानिंग के, ये भी 3 होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, कॉलेजियल एंड मार्केट मॉडल। ये ब्यूरोक्रेटिक जो है वो उसमें डिसीजन हायर अथॉरिटी लेती है, कॉलेजियल में म्यूचुअल कंसल्टेशन से लिए जाते हैं, मार्केट में एक इदारा ख़ुद अपनी सर्विसेज को प्रोडक्ट को सेल करके अपने फाइनेंस को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसके चंद ही रूल होते हैं, थोड़े से मैट्रिक्स में, जिसका एक ही बॉस होता है, मैट्रिक स्ट्रक्चर, या ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिर्फ एक बॉस होता है। इंटरनेशनल टीचर डे, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को, और जो है 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। पाकिस्तान में 20 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। ये जो 2021 में 8 सितंबर 2021 को जो है ये 24 जनवरी को जो सर्वे हुआ था इंटरनेशनल एजुकेशन डे पे, उस पर बताया गया था। उसके बाद है साइंटिफिक अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये अमेरिकन अप्रोच है, इसको कंप्रिहेंसिव अप्रोच कहा जाता है। सर्विसेज को इंक्रीज़ करने की जो अप्रोच है इसको एग्रीगेट अप्रोच कहा जाता है। और इसके साथ साथ इन्वेस्ट करें एजुकेशन में, जितनी इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे उतनी आउटपुट ज़्यादा होगी। एजुकेशन आउटपुट जो है रेशो मेथड इसको कहा जाता है। जोहन रोहर ने सिविल सोसाइटी के ऊपर जो है वो काम किया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स किसको कहते हैं? वो एक्टिविटीज़ जो अट्रैक्ट करना, डायरेक्ट करना, अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, डेवलप करना और मेंटेन करना ह्यूमन फोर्स को, ह्यूमन बीइंग को, पीपल्स को, वर्कर्स को, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, ये जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। इससे जो है इंडिविजुअल को अपना भी फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है, सोसाइटी को भी फ़ायदा होता है। इसमें प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग कहते हैं कि फ्यूचर को प्री डिटरमाइन करना, और रिक्रूटमेंट, लोगों को अट्रैक्ट, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल इंडिविजुअल। उसके बाद है सिलेक्शन, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स decide which candidate should be hired, placement, offering or assigning a candidate new or different job, orientation, जो ओरिएंटेशन में हम उसको फेमिलराइज़ करते हैं करंट जॉब स्ट्रक्चर से, और जो ट्रेनिंग है उसमें करंट जॉब को परफॉर्मेंस से रिलेटेड हम उसको जो है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, और जो डेवलपमेंट है हम फ्यूचर जॉब के लिए उसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अप्रेजल असेसमेंट को कहा जाता है, कंपनसेशन सैलरीज़ वगैरह को, और जजिंग जो एवेल्यूएशन है जजमेंट को कहा जाता है। रिक्रूटमेंट के 2 चैनल होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल के 3 तरह से रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होता है कोई इंडिविजुअल। ट्रांसफ़र से, ट्रांसफ़र में एक इंडिविजुअल का स्केल 10 है तो वो किसी दूसरे स्कूल, जो एक स्केल 14 है तो दूसरे स्कूल में एक सीट खाली पड़ी है, ठीक है, उसी ग्रेड की, तो एक जो जहाँ पे खाली पड़ी है तो ट्रांसफ़र के ज़रिए जो है दूसरे इंडिविजुअल को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। मूविंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब विच इज़ रिलेटिव इन पे, लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन, लोअर से हायर ग्रेड में जब तरक्की दी जाती है तो इसको प्रमोशन कहा जाता है। ये सबसे पहले दी जाती है सीनियरिटी की बेस पे, जिसकी सर्विस ज़्यादा है। सीनियरिटी सेम हो तो फिर एज देखी जाती है, एज भी अगर दोनों की सेम हो तो फिर उसका मेरिट देखा जाता है, रिक्रूटमेंट के वक्त किसका मेरिट ज़्यादा था। उसके बाद है डिमोशन। डिमोशन जो है वो किसको कहा जाता है? एक एम्प्लॉय जो है वो हायर से लोअर स्केल में बतौर सज़ा जब उसको निचले स्केल पे जो है भेजा जाता है तो इसको डिमोशन कहा जाता है। जिस स्कूल में सीट खाली पड़ी होगी डिमोटेड टीचर को वहाँ पे भेजा जाएगा। एक्सटर्नल में जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, बाहर से इंडिविजुअल होते हैं। इसमें इसके भी 2-3 मेथड हैं। वॉक इन, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। राइट इन, इसमें उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं। रिज्यूम, CV को कहते हैं। डेपुटेशन कहते हैं एक महकमा जिसमें एक इंडिविजुअल भर्ती हुआ है उसको छोड़ के किसी दूसरे महकमे में जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी है इंडिविजुअल की या वर्कर्स की, वहाँ पे क्या किया जाता है,
उस इंडिविजुअल को आर्जी तौर पे तैनात कर दिया जाता है। डेपुटेशन एक इंडिविजुअल सर्विस में 2 दफ़ा ले सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन एक दफ़ा का उसका 3 साल होगा और 10% इसमें सैलरी बढ़ाई जाती है। जॉब रोटेशन में एक इंडिविजुअल को एक जॉब से दूसरी जॉब में, जो कि बिल्कुल उसी डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन जॉब नेचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का फ़र्क होता है। जैसे हेड मास्टर है तो उसको डीओ लगा दिया जाएगा, डिप्टी डीओ लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसकी स्केल तो सेम रहेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। स्टेप्स फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, इसके जो है रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन लेना, फिर टेस्ट लेना, इंटरव्यू लेना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड है, फिर मेडिकल इवेल्युएशन है, सुपरवाइजरी इंटरव्यू है, रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू है और हायरिंग डिसीजन है, ठीक है। मेथड ऑफ ओरिएंटेशन के 3 मेथड होते हैं, यानी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए जो है वो 3 मेथड यूज़ होते हैं। और सोशलाइजेशन, वो जब उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं तो वो सोशलाइज होते हैं, वो सीखते हैं कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का काम करना पड़े तो मैंने कैसे करना है। हैंड आउट्स, उनको ट्रेनिंग मैनुअल दिए जाते हैं। एंड कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो फिर भी वो सीख जाते हैं। ट्रेनिंग जो है वो कितनी तरह की होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक बंदा काम भी कर रहा है और साथ साथ ट्रेनिंग भी ले रहा है, इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज जो है किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी जॉब के लिए जो ली जाती है उसको जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। अप्रेंटिसशिप शागिर्दगी को कहा जाता है। एक इंडिविजुअल पढ़ भी रहा है और साथ साथ किसी से ट्रेनिंग भी ले रहा है तो इसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ ट्रेड आर प्रोफेशंस विद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल को आप जो है वो अपना वो काम भी कर रहा है, साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल कर रहा है, किसी प्रैक्टिकल स्किल को सीख रहा है तो इसको अप्रेंटिसशिप कहा जाता है। उसके बाद है एजुकेशनल लॉ और लीव रूल्स। लीव जो है, पहले लीव रूल्स 1955 में आए, दूसरे 78 में आए, तीसरे 81 में। मौजूदा जो लीव रूल हैं पंजाब के वो 1981 है, रिवाइज लीव रूल्स। जो लीव है, लीव अर्निंग ऑफ लीव, ये 2 तरह की होती है। अर्न लीव किसको कहते हैं? जब एक सरकारी मुलाजिम परमानेंट हो जाता है तो उसके अकाउंट में उसका लीव आना शुरू हो जाती हैं। ये जो लीव हैं ये 2 तरह की होती हैं। दो तरह की इसमें डिवीज़न होती है वर्कर्स की। एक होते हैं वोकेशन में, दूसरे होते हैं नॉन वोकेशन में। वोकेशन वो होते हैं जिनको गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, नॉन वोकेशन वो होते हैं जिनको गर्मी या सर्दियों की छुट्टियां नहीं होती। अब वो स्टाफ जो जिनको गर्मी सर्दियों की छुट्टियां होती हैं उनकी अगर वो रेगुलर हो जाते हैं तो उनको साल में 12 छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी हर महीने की उनको एक छुट्टी उनके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। उनकी सर्विस बुक में अगर वो नॉन गेस्टेड हैं और उनके जो है जो लीव अकाउंट है जो अकाउंट ऑफिस में होता है ग्रेड 16 से ऊपर वालों का गजटेड का, तो उसमें जो है एक छुट्टी उनके अकाउंट में शामिल हो जाती है। जो होते हैं नॉन वोकेशन वाले, जैसे हेड मास्टर है, क्लास 4 होते हैं, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट है, ये नॉन वोकेशन में है, ये इनकी गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं होती। अब ये लोग जो हैं इनकी जो है इनको साल की 48 छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी वोकेशन वालों को, टीचर्स को महीने की 1 मिलती है, टीचर वोकेशन में आता है, और हेडमास्टर, क्लर्क, क्लास 4, गेट कीपर, ये सारे जो है वो नॉन वेकेशन में आते हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट, इनको महीने की 4 जो है वो अर्न लीव मिलती हैं। अब लीव की टाइप्स हैं। लीव ऑन फुल पे, मुकम्मल तनख्वाह पे कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं? विदाउट, अगर आपके लीव अकाउंट में छुट्टियां मौजूद हैं तो आपको जो है फुल पे मैक्सिमम 120 छुट्टियां मिलेंगी बग़ैर मेडिकल सर्टिफिकेट के, और अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो फिर आपको 180 दिन की मिलेंगी। और पूरी सर्विस में आपको टोटल कितनी मिल सकती हैं? 365। ये उस वक्त मिलेंगी जब आपके लीव अकाउंट में छुट्टियां मौजूद होंगी। लीव ऑन हाफ पे, हाफ पे आप जितनी मर्ज़ी, जितनी आपके अकाउंट में छुट्टी हैं आप उतनी सारी की सारी ले सकते हैं। मसलन आपके अकाउंट में आपने 10 साल सर्विस की है, आप वोकेशन डिपार्टमेंट में 48 को आप 10 से ज़रब दें तो आपकी 480 छुट्टियाँ बनती हैं, तो 480 छुट्टियाँ आप ले सकते हैं, ठीक है, हाफ पे। इसी तरह वोकेशन वाले भी ले सकते हैं, जो जिनकी 10 साल सर्विस की 120 छुट्टियाँ बनी हैं वो भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, बग़ैर तनख्वाह के भी आप छुट्टियां ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं? अगर आपकी टोटल कंटिन्यूस रेगुलर सर्विस जो है वो 10 साल से कम है तो फिर आप कितनी लेंगे? आप सिर्फ 2 जो है वो साल की छुट्टियां ले सकते हैं बग़ैर तनख्वाह के। लेकिन अगर आपकी टोटल कंटिन्यूस सर्विस 10 साल हो चुकी है तो आप जो है वो 5 साल तक जो है वो बग़ैर तनख्वाह के छुट्टी ले सकते हैं। रिक्रिएशन लीव, ये सैर व तफरीह की छुट्टियां हैं, 15 दिन की मिलेगी, लीव अकाउंट में नहीं होगी। लीव अकाउंट में 10 दिन जो है वो काटी जाएगी और मिलेगी 15 दिन की, और ये टीचर्स को नहीं मिलती, नॉन वोकेशंस को मिलती है। उसके बाद है लीव नॉट ड्यू। एक सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में छुट्टियाँ नहीं हैं, वो छुट्टियाँ लेना चाहता है
तो भी उसको छुट्टियां मिल जाएंगी। अगर तो उसकी सर्विस जो है वो 5 साल जो है वो हो चुकी है, तो फिर उसको कितनी मिलेंगी, 5 साल नहीं हुई तो फिर उसको कितनी मिलेंगी, उसको 90 डेज़ की मिलेंगी। 5 साल से कम है सर्विस। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो उसको 365 छुट्टी मिल सकती है, उस सूरत में जब उसका जो है वो वापस आने के चांसेस मौजूद हों। ये हाफ पे भी कन्वर्ट करवाई जा सकती है। उसके बाद स्पेशल लीव, जिन फीमेल के जो हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको इद्दत लीव, इसको इद्दत लीव भी कहा जाता है, उसको इद्दत लीव मिलती है 130 दिन की। उसके लीव अकाउंट में ये शामिल नहीं होती, उसके हस्बैंड की जिस दिन डेथ होती है उस दिन से ये शुरू हो जाती है। उसके बाद है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जो है ये 90 दिन की मिलती है। फ़ीमेल जब प्रेगनेंट होती हैं तो डिलीवरी के लिए इनको जो है 90 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। जो वोकेशन में होते हैं उनको पूरी सर्विस में जितना टाइम वो मर्जी चाहे टीचर वो छुट्टियां ले सकती हैं, फुल पे के साथ लेंगी और उनके लीव अकाउंट से भी इनकी कटौती नहीं की जाएगी जैसे इद्दत लीव की नहीं की जाती। जबकि जो नॉन वोकेशन है जैसे हेडमिस्ट्रेस वगैरह, क्लास 4 वगैरह हैं फ़ीमेल, तो उनको जो है वो मैक्सिमम 3 दफ़ा मिलेगी, ठीक है, फुल पे के साथ। उसके बाद अगर वो लेना चाहेंगे तो उनको पे के साथ नहीं मिलेगी, विदाउट पे मिल जाएगी। उसके बाद है पैटर्निटी लीव। वालिद को जो है वो 1 हफ़्ते की छुट्टी मिलती है, ये लीव अकाउंट में जो है ये भी काउंट नहीं की जाती लीव अकाउंट से, और ये 2 दफ़ा उसको मिल सकती है। डिसेबिलिटी लीव, एक इंडिविजुअल डिसेबल हो जाता है तो उसको 730 दिन की टोटल छुट्टियाँ यानी 2 साल की मिलेंगी। पहले जो 180 दिन है यानी 6 माह की उसको फुल पे के साथ मिलेगी, और नेक्स्ट जो है वो 500 जो 50 दिन बनेंगे इनकी हाफ़ पे ये छुट्टी मिलेगी। उसके बाद है एक्स पाकिस्तान लीव, ये फुल पे के साथ मिलेगी उम्रा हज वगैरह के लिए। लीव प्रिपरेटरी फॉर रिटायरमेंट, एक सरकारी मुलाजिम जो है उसकी अकाउंट में 365 छुट्टियाँ मौजूद हैं तो उसको 1 साल की छुट्टी मिल सकती है। अगर उससे कम है तो भी वो ले सकता है LPR, ठीक है। मैक्सिमम ये 365 मिलेंगे। एक सरकारी मुलाजिम के अकाउंट में 500 छुट्टियाँ हैं तो उसने 59 साल सर्विस कर ली है तो उसको जो है लीव प्रिपरेटरी फॉर रिटायरमेंट मिल जाएगी। वो आखिरी 1 साल में छुट्टी ले सकता है और उसको मुकम्मल तनख्वाह मिलेगी। वो यानी घर बैठा रहेगा और मुकम्मल तनख्वाह वो ले सकता है LPR। इन केस वो LPR नहीं लेना चाहता तो वो उसको फिर क्या है कि उसको 1 साल की जो तनख्वाह है वो बेसिक पे वो दे दी जाती है, ठीक है। इसके लिए शर्त है कि 30 साल सर्विस हो कम अज़ कम और 60 साल की एज में वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा हो। उसके बाद है क्वारंटाइन लीव। अगर एक जैसे कोरोना इस तरह की कोई वबा आ जाती है तो मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसको रिकमेंड करता है कोविड के या किसी भी बीमारी के लिए कि आप क्वारंटीना में जाएं, तो ये जो है ये भी उसके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती, जिसको जो है ड्यूटी कंसिडर किया जाता है क्वारंटाइन लीव को। उसके बाद हॉस्पिटल लीव, ये सरकारी मुलाजमीन जो हॉस्पिटल के होते हैं उनको मिलती है। ये 2 साल में 6 माह की मिल सकती है हॉस्पिटल लीव, किसी इंजरी की वजह से, किसी हादसे की वजह से हॉस्पिटल में, तो ये उनके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। ये मिला दूसरी छुट्टियों के साथ मिला के 28 मंथ तक जा सकती है। ये टीचर्स के लिए एडमिसिबल नहीं है। कैजुअल लीव जो है वो साल में 25 होती हैं, एक वक्त में मिनिमम 10 ले सकता है वो एक महीने में एक साथ इकट्ठी, और अगर उसका कोई मेडिकल इशू है तो वो 15 ले सकता है, लेकिन साल की मैक्सिमम वो 25 करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। स्टडी लीव जो है एक सरकारी मुलाजिम की 5 साल सर्विस हो चुकी है तो 5 साल रेगुलर सर्विस के बाद वो 3 साल की स्टडी लीव ले सकता है। उसके बाद जो है लीव फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, इसके लिए इद्दत लीव होती है, 90 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी, 25 कैजुअल लीव होती हैं, सिक लीव होती हैं 90 डेज़ की, और हज लीव भी दी जाती है 40 डेज़ की। लीव हमेशा जो है वो डेज़ में अप्लाई की जाती है। मेडिकल लीव किसी भी सूरत रिजेक्ट नहीं की जाती, और लीव जो है वो डेज़ में दी जाती है। इसके जो ग्रेड 1 से 15 तक इनका लीव अकाउंट जो है वो सर्विस बुक में होता है, और ग्रेड 16 से ऑनवर्ड गस्टेड का फिर ये मेंटेन किया जाता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में। इन सर्विस अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस सरकारी मुलाजिम की फ़ैमिली को 180 डेज़ की लमसम सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा स्कूल रिकॉर्ड में ये आपने पढ़ लेना है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ऑर्डर बुक में जो हेडमास्टर है या ऑफिसर है वो अपने स्टाफ को ऑर्डर लिखता है। लॉग बुक जो विज़िटर आते हैं वो लिखते हैं, जो ऑफिसर होते हैं डिपार्टमेंट के अपने होते हैं वो लॉग बुक लिखते हैं, जो डिपार्टमेंट के बाहर से लोग आके स्कूल के बारे में जो ऑफिसर नहीं होते वैसे विज़िटर होते हैं, कोई पॉलिटिशियन वगैरह, वो जो रिपोर्ट कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या अपना मुआयना लिखते हैं तो उसको विज़िटर कहा जाता है। प्रॉपर्टी, स्टॉक या कैश रजिस्टर, इसमें स्कूल की तमाम फ़िज़िकल चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कुछ स्कूल की अलमारी, पंखे, जो कुछ स्कूल की फ़िज़िकल चीज़ें ली जाती हैं लिखी जाती हैं। 1 जून को या 1 जुलाई को इसकी एनुअल जो है वो क्या होती है, वेरिफिकेशन होती है कि कितना माल मौजूद था, कितना मौजूद नहीं है अब।
कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर, इंफॉर्मेशन जो डाक आती है, कोई मेल आती है या भेजी जाती है, उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है, डायरी डिस्पैच। कैश बुक में डे टू डे जो कुछ भी अखराजात हो रहे होते हैं, इसमें सारे की सारी मेंशन होती है, जो अखराजात इसमें सारे मेंशन होते हैं। इसमें जो है वो फर्स्ट पेज इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए होता है, रिसिप्ट के लिए, जबकि सेकंड इसमें पेमेंट के लिए होता है। रिटर्न डेली, ठीक है। एक्विटेंस रोल, सैलरी डिसबर्समेंट के लिए ये रजिस्टर यूज़ होता है। कंटीजेंसी स्टॉक, जो डेली अखराजात होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे अखबार है, कोयला हो गया, चाक वगैरह हो गया, इस तरह के जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, ये हम कंटीजेंट स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं कि ये चीज़ें हमने ली हैं। सर्कुलर फाइल में हम जो है वो सर्कुलर कैप्ट करते हैं, जो ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पे सेव की जाती हैं। मूवमेंट में जब कोई एक टीचर जाता है एक स्कूल से स्कूल छोड़ के किसी थोड़े टाइम के लिए, तो ये जो इसमें इसको हम मूवमेंट रजिस्टर कहते हैं। एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है वो बच्चों का दाखिला खारजा लिखा जाता है। इसमें वो रिकॉर्ड जो देर पा रहता है वो जो है इम्पेरिशेबल होता है। मसलन ये जो स्टॉक रजिस्टर है ये इम्पेरिशेबल है, इसी तरह एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर ये भी इम्पेरिशेबल है। सर्कुलर ऑफ ये जो है सर्कुलर फाइल ये भी जो है इम्पेरिशेबल है। बाकी ये जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर ये भी इम्पेरिशेबल होता है, तो स्टॉक रजिस्टर ये भी इम्पेरिशेबल है। अब कुछ बुक्स हैं जैसे ये हो गया मूवमेंट रजिस्टर हो गया, जैसे टीचर अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, लीव अकाउंट रजिस्टर हो गया, कैजुअल लीव वाला, ये जो है वो पेरिशेबल होते हैं, साल के बाद आप इसको मिसप्लेस कर सकते हैं। टाइम टेबल, इसको स्पार्क प्लग या मिरर ऑफ स्कूल कहा जाता है। टाइम टेबल जो है एक रिटन प्लान है जो कि स्कूल के इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। व्हेन व्हाट हु विल टीच। समर में स्कूल का टाइम टेबल 5.5 घंटे होता है टाइम स्केजुअल, और विंटर में 6 घंटे होता है। 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक, 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर, 16 अप्रैल टू 16 अप्रैल टू 14 अक्टूबर ये समर का टाइम होता है हमारे स्कूलों का। और विंटर का टाइम जो है ये सर्दियों का ये 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक, 15 अक्टूबर से 15 मार्च जो है ये हमारा 6 घंटे का टाइम सर्दियों का होता है। और 16 अप्रैल टू 14 अक्टूबर जो है अक्टूबर से अप्रैल से अक्टूबर ये हमारा टाइम होता है समर का जो है वो 5.5 घंटे, और विंटर का अक्टूबर से अप्रैल तक ये जो है वो होता है 6 घंटे। टाइम टेबल की 7 किस्में हैं। टीचर टाइम टेबल जिसमें टीचर का टाइम लिखा होता है। क्लास टाइम टेबल जिसमें क्लास वाइज लिखा होता है कि इस क्लास में इस वक्त इस सब्जेक्ट का ये टीचर पीरियड पढ़ाएगा। मास्टर टाइम टेबल पूरे स्कूल का होता है। लीव अरेंजमेंट जब एक टीचर मौजूद नहीं होता तो उसकी जगह पे जो होता है। गेम टाइम टेबल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड होमवर्क। व्हाट इज़ होमवर्क, जो टास्क असाइन करता है टीचर कि वो घर जाके बच्चे नॉन स्कूल आवर में मुकम्मल करें, इसको होमवर्क कहते हैं। ये बच्चे के अंदर स्टडी हैबिट डेवलप करता है। इसकी जो है ये रॉबर्ट नेवल्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले। इसकी 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। फिनिशिंग ऑफ, प्रैक्टिस, प्लान, टास्क एंड सेल्फ कंटेन्ड वर्क। फिनिशिंग ऑफ किसको कहते हैं, टीचर ने क्लासरूम में अपना टास्क ख़त्म किया तो बच्चे ने जो है उसको लिखना शुरू कर दिया, ये फिनिशिंग ऑफ कहलाता है। दूसरा है प्रैक्टिस, जो एक टास्क टीचर ने दिया तो उस पर जो बच्चा जो है वो प्रैक्टिस शुरू करता है, यानी उसको रिपीट करता है, रेपिटिशन रिवीजन के लिए जो क्लास में काम शुरू कर देता है तो इसको प्रैक्टिस कहा जाता है। प्लान टास्क, प्लान टास्क से मुराद ये है कि वो नेक्स्ट डे के लिए जो बच्चा प्रिपरेशन करता है, वो प्री रीडिंग इस तरह का काम जो करके आता है, इसको प्लान टास्क कहते हैं। उसके बाद सेल्फ कंटेन्ड वर्क, लॉन्ग टर्म जो असाइनमेंट्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंटेन्ड वर्क कहते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटी, क्लाइमेट, टाइम एंड स्पेस, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। स्पेस को हम 3 तरह से जो है वो करते हैं, मैनेज करते हैं। ये ट्रेडिशनल अरेंजमेंट है सिंपल लॉन्ग रोज़ में। ये जो यू शेप अरेंजमेंट है इसको हार्श अरेंजमेंट कहा जाता है। और ये तीसरी मॉड्यूलर अरेंजमेंट ग्रुप की शक्ल में होती है। जो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा होता है उसके लिए 0.6 मीटर स्क्वायर स्पेस चाहिए, सेकेंडरी स्कूल वाले के लिए 1 और कॉलेज वाले के लिए 1.2। उसके बाद है क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, ये 4 होते हैं, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और इंडल्जेंट। अथॉरिटेरियन जो है इसमें फर्म कंट्रोल होता है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती बच्चे की। अथॉरिटेटिव में इसमें फर्म कंट्रोल होता है लेकिन साथ में पार्टिसिपेशन भी बच्चे की होती है। परमिसिवनेस में लॉट ऑफ फ्रीडम है, बच्चा जो मर्ज़ी करता रहे,
टीचर बस कहता है चुप करके बस बैठे रहें, बाहर नहीं जाना किसी ने, और जहाँ बैठ के अपना काम करते रहें, बच्चे काम करते रहेंगे, टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा, क्लास नॉइजी होगी, इनडिसिप्लिन होगी। इंटेलिजेंट में बच्चों से कोई डिमांड नहीं होगी और टीचर उनको सपोर्ट करेगा, जो उनकी डिमांड होगी उनको स्टूडेंट की जो डिमांड होगी टीचर उसको सपोर्ट करेगा। तो ये जो है 4 डिस्टिंक्ट स्टाइल है, एक सवाल इनमें से आएगा इस दफ़ा। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कंसिलिएशन से, मीडिएशन से या फिर लिटिगेशन से। मैनेजिंग स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी जो है हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट स्कूल लाइब्रेरी सोर्स ऑफ नॉलेज where different learning materials are stored in a systematic way to provide easy access to teacher and students। स्कूल लाइब्रेरी जो है एक इनफॉर्मल और पैसिव एजेंसी है, एजुकेशनल एजेंसी है। ये भी बच्चों की लर्निंग हैबिट, दूसरों की दूसरी बुक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, सिचुएशन सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को इससे मिल जाती है। जो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्सेशन रजिस्टर, ये रिकॉर्ड करने के लिए, बुक्स रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉल नंबर, हर बुक का एक नंबर दिया जाता है, उसको कॉल नंबर कहा जाता है। और लाइब्रेरी कैटलॉग, ये एक रीडर और बुक के दरमियान जो रिलेशन है इसको क्या कहा जाता है। ये 5x3 इंचज़ का कार्ड होता है जो यूज़ किया जाता है, इसको लाइब्रेरी कैटलॉग कहा जाता है। इंफॉर्मेशनल लिटरेसी, ये 4 जो है कॉलोनियल कॉलोन क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ये स्कीम है क्लासिफिकेशन की। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, कब इंफॉर्मेशन चाहिए, कितनी चाहिए, कैसे चाहिए, और इसको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहा जाता है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हेडमास्टर जो है वो कर्ट्ज़ एंड बोने ने कहा कि हेडमास्टर के जो रोल्स होते हैं 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिज़िकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स। इंस्ट्रक्शनल यानी ह्यूमन को वो मैनेज कर रहा होता है, क्लास 4 को, टीचर को, स्टूडेंट को, फिज़िकल रिसोर्स को, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल को, फाइनेंस को, NSB, FTF, इल्यूमिनाई, ETC। तो जो इंस्ट्रक्शनल टास्क क्या होता है कि वो जो है वो इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रहा है, ये उसकी इंस्ट्रक्शनल टास्क है। नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क वो फिज़िकल रिसोर्सेज को मैनेज करके दे रहा है, जैसे क्लासरूम वगैरह है। तो स्कूल की मैनेजमेंट 2 तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो इंटरनली सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है स्कूल के अंदर ही, उसको इंटरनल मैनेजमेंट कहा जाता है। और जो बाहर के लोगों के साथ भी लिंक करके उनको भी इंगेज कर रहा होता है, इसको एक्सटर्नल मैनेजमेंट कहा जाता है। डेलीगेशन, डेलीगेशन कहते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को एलोकेट करना। इसके जो है वो कितने स्टेप्स होते हैं, 5। कंसीडर, डिसाइड, मीट, इंश्योर, इवेलुएट। कंसीडर, डिसाइड, मीट, इंश्योर एंड इवेलुएट, ये इसके 5 स्टेप्स होते हैं। कंसीडर, डिसाइड, मीट, इंश्योर एंड इवेलुएट, ये इसके 2 तरह से किया जाता है। डेलीगेशन, एलोकेशन, जब जो है वो एक वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक हेड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता है, इसको एलोकेशन कहा जाता है। और जब इंस्ट्रक्शन नहीं देता तो उसको अब्डिकेशन कहा जाता है। स्टेक होल्डर किसको कहते हैं, वो तमाम लोग जिनका बिलवासा या बिलावासा स्कूल के साथ कोई रवाबित है, उनको स्टेक होल्डर कहा जाता है। जैसे पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गए, टीचर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये स्कूल के सारे स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, SWOT। SWOT जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन या स्कूल के इन्वॉल्वमेंट का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टूडेंट की जो है परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए, स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए, बच्चे की प्रोग्रेस को इन्हांस करने के लिए या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती हैं। 2012 में पंजाब के बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जो 500 मीटर रेडियस के अंदर थे, उनको मर्ज करके एक मॉडल स्कूल बना दिया गया था। एक ही बिल्डिंग के अंदर ये दोनों बिल्डिंग के अंदर ये क्लासेस होंगी, बॉय साइड और गर्ल साइड। क्लास 1 से लेकर 2 तक नर्सरी से 2 तक एक बिल्डिंग में, तीसरी से 5वीं दूसरी बिल्डिंग में होगी। और जो हेड होगी वो प्राइमरी स्कूल, जो फीमेल होगी वो वाली होगी। स्कूल पॉलिसी किसको कहते हैं, वो गाइडलाइन जो कि डायरेक्ट करती है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कैसे अचीव करने हैं, इसको पॉलिसी कहा जाता है। 3 तरह की होती है, मैक्रो, मीज़ो एंड माइक्रो। मैक्रो जो है वो एट नेशनल लेवल होती है, मीज़ो जो है वो स्कूल की पॉलिसी होती है, और माइक्रो क्लासरूम की पॉलिसी होती है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन, पावर अपने हाथों में रखना, चंद लोगों के हाथों में रहना सेंट्रलाइजेशन है। पावर नीचे तक सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिसेंट्रलाइजेशन है। और पावर का वीक ट्रांसफ़र नीचे तक देना, ये पावर जो है वो सेंट्रल बॉडी के पास, मेन पावर सेंट्रल बॉडी के पास रहे, इसको डी कंसंट्रेशन कहते हैं। डेलीगेशन, पावर जो है
सॉरी डिकन्सेंट्रेशन है कि वीक ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच मेन अथॉरिटी, हाँ जी बल्कि सही बताया मैंने, डेलीगेशन पावर गिवन टू सेपरेट बॉडी अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बॉडी, सेपरेट बॉडी बना देना लेकिन सेंट्रल बॉडी को, मरकज़ी बॉडी को अख्तियार फिर भी रहना, ये डेलीगेशन कहलाता है। और डेवोल्यूशन कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ अख्तियारात अथॉरिटी। 2000 में जो है वो ट्रांसफ़र, ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है प्रोविंशियल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के 3 टायर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एंड यूनियन काउंसिल, ये 3 इसके जो है वो टायर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अब एजुकेशन की 2000 में। तो जो टॉप रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको उस वक्त 2000 में EDO कहा जाता था, आजकल उसको CO कहा जाता है जी। पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसकी ये हिस्ट्री को आप छोड़ दें, गोली मारें। ये पीडा एक्ट जो है ये याद कर लें कि ये 2006 में जो है ये पीडा एक्ट आया। इससे पहले जो है पंजाब रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑर्डिनेंस था, PRSO 2000 में बनाया गया था। तो इसके टोटल जो है वो 1 से 26 सेक्शन हैं। तो इसमें अक्यूज़ किसको कहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम होता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उस अक्यूज़ को अपॉइंट करती है, ऑर्डर इशू करती है। कंपिटेंट भी वही होती है। अपीलेट इससे नेक्स्ट अथॉरिटी होती है जिसको वो जो है वो बाद में अपनी अपील करता है। तो इसके जो है वो 3 तरह की पेनल्टीज़ होती हैं पीडा एक्ट के तहत। सेंश्योर है, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ पे है, रिडक्शन टू लोअर स्टेज है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है। मेजर पेनल्टीज़ जो है इसकी जो है ये 6 होती हैं, माइनर पेनल्टीज़ 5 हैं, मेजर 6 हैं और पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट ये 3 हैं, याद रखिएगा। रिकवरी फ्रॉम पे एंड पेंशन, रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, फॉर फीचर ऑफ पास सर्विस, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, विद होल्डिंग ऑफ पेंशन, विद ड्राइंग ऑफ पेंशन एंड रिकवरी फ्रॉम पेंशन। 5, 6 और 3 ये जो है माइनर, मेजर एंड पेनल्टीज आफ्टर रिटायरमेंट है। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2010, ये 11 मार्च 2010 को ये एक्ट आया कि वुमेन को हरास ना किया जाए। इसकी जो है वो माइनर पेनल्टीज़ 4 हैं। सेंश्योर, रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, स्टॉपेज ऑफ स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। मेजर पेनल्टीज इसकी रिकवरी फ्रॉम पे, रिडक्शन टू लोअर ग्रेड और स्टेज, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड फाइन। इसकी 5 मेजर और 4 माइनर हैं। उसकी 5 माइनर, 6 मेजर और 3 जो है आफ्टर रिटायरमेंट है। इसकी 4 माइनर और 5 मेजर हैं। उसके बाद है ड्रॉप आउट। जब एक बच्चा परमानेंटली स्कूल को लीव कर देता है उसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। एनरोलमेंट रेट, रेशो ऑफ स्कूल एनरोलमेंट टू स्कूल एज पॉपुलेशन, कितने बच्चे स्कूल में दाखिल हैं और उस एज के कितने बच्चे कम्युनिटी में मौजूद हैं, इसको एनरोलमेंट रेट कहा जाता है। ये 2 तरह का होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट एंड नेट एनरोलमेंट रेट। इस वक्त पाकिस्तान का, पंजाब का, पाकिस्तान का बल्कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है वो 84% है प्राइमरी लेवल पर, और नेट एनरोलमेंट रेट वो 64% है। ड्रॉप आउट रेट कितना है, वो 20% है। आज का मैं बता रहा हूँ आपको, आज क्या डेट है, आज 14 जून 2022 है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद रहेगी। 10 साल बाद लोग भी सुनेंगे तो वो ये ना सोचें कि आज का शायद ये है, इंशाल्लाह मौजूद रहेगी। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट जो है ये हमेशा नेट इनरोलमेंट रेट से ज़्यादा होता है। टोटल स्टूडेंट 500 दाखिल हुए, 300 ने जो है वो बरकरार है, 200 ने स्कूल छोड़ दिया। अब कौन सा ज़्यादा हुआ, ग्रॉस ज़्यादा हुआ, नेट कम होता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद काजेज़ ऑफ ड्रॉप आउट, ये आप खुद देख लेंगे इसकी क्या क्या वजूहत हैं, हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर, ये एक मेजर इम्पैक्ट है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1990 में पाकिस्तान ने पास किया। यूनाइटेड नेशन की भी कन्वेंशन हुई थी। राइट ऑफ चाइल्ड की एजुकेशन और हेल्थ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है स्कूल काउंसिल। स्कूल काउंसिल एक एडवाइजरी, डिलिब्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है स्कूल की, जिसमें पेरेंट, टीचर और जनरल पब्लिक कम्युनिटी शामिल होती है, जो कि स्कूल को रेगुलेट करने, स्कूल की मशावरत में शामिल होती है। अज़ान हो जाए, मैं अज़ान की ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे हम इंशाल्लाह ताला।
जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ 8वें 5 साला मंसूबे के तहत 1994 में बनाई गई थी। इसका पहला नाम एसएमसी था, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़, और ये 2000 में फिर इसका नाम चेंज करके स्कूल काउंसिल जो है वो रख दिया गया था। इसकी जो है अब तक जी जो मैं बातें बता रहा हूँ सिर्फ इतनी आप याद कर लें, इंशाल्लाह इनफ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्कूलों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, यानी स्कूलों को स्ट्रेंथन करना, उनको सपोर्ट करना एडमिशन में, स्कूल के प्रॉब्लम्स के सलूशन में, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट में, पेरेंट के इंटरेस्ट में, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए स्कूल काउंसिल का पॉजिटिव रोल है। इसकी जो इससे पहले जो मौजूदा पंजाब में पॉलिसी चल रही है वो 2013 है। इससे पहले जो पॉलिसी आई थी वो 2007 थी। उसमें 7 से 15 मेंबर थे टोटल स्कूल काउंसिल के, और इसमें 9 से 17 मेंबर होते हैं। तो इसमें जो टोटल जो मेंबरशिप होती है इसमें 50% पेरेंट्स मेंबर का, मोर देन 50% ये होना लाजमी होता है। यानी टोटल 17 हैं तो उसमें मोर देन 50% जो है वो पेरेंट मेंबर होंगे। एक चेयरपर्सन होता है जो कि स्कूल का हेड होता है। एनएसबी का चेयरमैन यही होता है। स्कूल काउंसिल के अकाउंट का चेयरमैन भी स्कूल का हेड टीचर होता है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है इम्तिहान में। तो 9 इसके मेंबर होते हैं। मोर देन 50% इसमें कौन से होंगे? इसमें जो है वो होंगे पेरेंट मेंबर होंगे। फ़ीमेल जो है जनरल मेंबर ये प्रेफर किया जाता है गर्ल्स स्कूल में, और अगर वहाँ पे अवेलेबल ना हो जनरल मेंबर जो है तो 3 मेल जो है फ़ीमेल में अपॉइंट किए जा सकते हैं। टोटल जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लेटेस्ट जो है उसके मुताबिक, नई जो पॉलिसी है 2013 के मुताबिक ये 9 से 15 है। और कोई भी कमेटी उस वक़्त स्कूल काउंसिल का इजलास उस वक़्त तक फ़ाइनल नहीं होगा जब तक उसमें कोरम 2/3 मौजूद ना हो। और इसकी टोटल जो मीटिंग होंगी मिनिमम 1 साल में 10 होती हैं, और इसका टेन्योर 2 साल होता है। उसके बाद है टीए रूल। टीए स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डेली अलाउंस। टीए जो है वो उस सूरत में ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है जब एक सरकारी मुलाजिम अपने ऑफिस से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके किसी दूसरी जगह जाता है, और वहाँ पे जो है वो क्या है कि एक रात जो है अगर वो स्टे करता है तो इसको ट्रैवलिंग अलाउंस कहा जाता है। यानी एडमिसिबल है 16 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने पे, चाहे वो पैदल जाता है, हवाई जहाज़ पे जाता है, गाड़ी में जाता है। तो डेली अलाउंस किसको कहते हैं? डेली अलाउंस जब वो वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करता है तो उसको डेली अलाउंस मिलेगा। अगर उसने जो है वो एक रात वहाँ पे गुजारी है तो उसको पूरा मिलेगा। और अगर वो जो है वो 4 घंटे से ज़्यादा उसने वहाँ पे अपने स्टेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह गुजारे हैं लेकिन रात नहीं गुजारी तो उसको हाफ़ दिया जाएगा। अगर 4 घंटे से कम गुजारा तो फिर उसको डीए नहीं दिया जाता। उसके बाद है पेंशन एंड ग्रेजुएटी रूल्स। जो मैं बताऊँगा सिर्फ वही इंशाल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं रोक नहीं रहा। पेंशन एंड ग्रेट्यूटी रूल्स। पेंशन जो है वो 4 टाइप्स इसकी होती हैं। जब एक सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उसको जो कंपनसेशन मिलती है उसको पेंशन कहते हैं। ये 4 टाइप की होती है। कंपनसेशन पेंशन, जब एक सरकारी मुलाजिम की जॉब रिमूव की जाती है या उसमें कोई तब्दीली लाई जाती है तो उसको जो पेंशन दी जाती है वो कंपनसेशन कहलाती है। इसके लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या आप कंपनसेशन पेंशन लेते हैं जब उसकी सर्विस रिमूव की जाती है, या फिर आप दूसरी जॉब करना चाहते हैं। अगर वो पेंशन लेना चाहता है तो जो दी जाएगी उसको कंपनसेशन कहते हैं। इनवैलिड पेंशन, जब एक सरकारी मुलाजिम इनकैप्सिकेटेड हो जाता है यानी उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है तो जो पेंशन दी जाती है उसको इनवैलिड कहा जाता है। 60 साल की एज में रिटायरमेंट पे जो पेंशन दी जाती है उसको सुपर एनुएशन कहा जाता है। और अगर एक सरकारी मुलाजिम 25 साल उसने मुसलसल सर्विस कर ली और उसकी एज 55 साल हो गया और रिटायरमेंट लेना चाहता है तो जो पेंशन दी जाएगी उसको रिटायरिंग पेंशन कहा जाता है। सरकारी मुलाजिम की डेथ के बाद उसकी पेंशन उसकी बीवी को दी जाती है, अगर जब तक वो निकाह नहीं करती। अगर उसकी बीवी की डेथ हो जाती है या दूसरा निकाह कर लेती है तो उसकी एक बेटी जो अनमैरिड होती है उसको दिया जाता है। अगर बेटी अनमैरिड नहीं है तो फिर जो है वो नहीं दी जाती। इनकेस अगर कोई बेवा बेटी है तो भी उसको पेंशन जो है वो दी जाती है। और ग्रेट्यूटी जो है ये हर सरकारी मुलाजिम को उसकी जब वो 5 साल जो है वो सर्विस मुकम्मल कर लेता है तो उसको जो है 5 साल सर्विस 5 साल से ज़्यादा 10 साल से कम सर्विस मुकम्मल करने पे उसको जो है 1 मंथ की एक जो तनख्वाह है वो बोनस के तौर पर एक दी जाती है। जब सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो जाती है तो जो है इसकी जो रेट है ये बढ़ जाता है। उसके बाद है बजट। बजट कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो आपकी इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसकी जो एस्टिमेशन लगाना इसको बजट कहा जाता है। बजट की 3 टाइप्स होती हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड कैश बजट। वो बजट जो रेवेन्यू की एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है इसको रेवेन्यू कहा जाता है। जो एक्सपेंडिचर की एक्टिविटीज़ के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं उसको एक्सपेंसेस बजट कहते हैं। और जो कैश बजट के कितने अखराजात होंगे टोटल इसके लिए जो बजट होता है इसको कैश बजट कहा जाता है। बजट की 2 टाइप्स होती हैं,
फंक्शनल बजट की 3 है, वैसे बजट की 2 टाइप्स होती हैं। स्कूल बजट की डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट बजट होता है वो नई चीज़ें बनाने के लिए, जैसे लाइब्रेरी, कमरा, वाशरूम, कंप्यूटर लैब, उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। नॉन डेवलपमेंट कंटीजेंसी यानी रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं सैलरी वगैरह के, इनके लिए जो बजट होता है उसको नॉन डेवलपमेंट बजट कहा जाता है। बजट के लिए SNE यूज़ किया जाता है, स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। SNE स्टैंड फॉर स्केड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कंटिन्यू SNE और दूसरी होती है न्यू SNE। ठीक है, न्यू वैकेंसीज़ के लिए SNE न्यू यूज़ की जाती है। BM स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। बजट मैनुअल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इसमें डिफरेंट फॉर्मेट, रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं किसी भी बजट को तश्कील देने के लिए। इसके डिफरेंट फॉर्म जैसे BM1, BM2, BM3 है। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो यूज़ करता है वो BM3, BM10, BM1 और 11 ये यूज़ करता है बजट बनाने के लिए। PC स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट साइकिल। ये डिफरेंट PC यूज़ किए जाते हैं, PC फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। PC1 प्लानिंग के लिए, ये फर्नीचर वगैरह परचेज़ करने के लिए, न्यू रूम के लिए भी ये यूज़ किया जाता है PC1। इसी तरह PC2 फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, PC3 क्वार्टर रिपोर्ट के लिए, PC4 प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे, और PC5 जो है एनुअल रिपोर्ट जो होती है उसकी ऑपरेशन, उसके लिए यूज़ किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर। जो बजट दिया जाता है, अगर उसके उस बजट की अमाउंट ज़्यादा आ गई है, थोड़ी हो गई है, तो इसको ज़्यादा अगर आ गई है, रिक्वायर है, तो उसको एक्सेस कहा जाता है, रिक्वायरमेंट है। और सरेंडर है, अगर ज़्यादा रिक्वायर है तो एक्सेस है, और अगर ज़्यादा आ गई है, वापस करनी है, तो वही सरेंडर है। बजट जो है वो जून में दिया जाता है, और जो एक्सेस या सरेंडर जो है वो नवंबर और मार्च में साल में 2 दफ़ा दी जाती है। पहली नवंबर में और दूसरी मार्च में। फ़रोग़ तालीम फ़ंड। फ़रोग़ तालीम फ़ंड जो है इसको FTF कहा जाता है। बच्चों से लेकर बच्चों पे खर्च किया जाता है, नॉर्मली 20 रुपये लिए जाते हैं। नॉन सैलरी बजट। स्कूलों को जो बजट दिया जाता है, स्कूल के जो एक्सपेंडिचर हैं उनके लिए, आजकल ये साल में पहले 4, ये 2014 में शुरू हुआ, इससे पहले स्कूल कौंसल बजट होता था हर स्कूल का। आजकल ये नॉन सैलरी बजट है। ये स्कूलों को साल में पहले 4 दफ़ा दिया जाता था, अब 3 दफ़ा दिए जाते हैं एनरोलमेंट की बेस पे। तो ये जो है इसका चेयरमैन, फ़रोग़ तालीम फ़ंड का चेयरमैन या पहले स्कूल कौंसल चेयरमैन था, जो आजकल इनएक्टिव हैं, उनका जो चेयरमैन है वो स्कूल का हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट होता है, हेड मास्टर होता है। BCC बजट कॉल सर्कुलर, ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NAM न्यू अकाउंटिंग मॉडल, DDO ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, CO कलेक्शन ऑफिसर। बजट जो है ये DDO बनाता है, ये याद रखिएगा, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बजट बनाता है। BCC बजट कॉल सर्कुलर, FNBO फाइनेंस एंड बजटिंग ऑफिसर, LPC लास्ट पे सर्टिफिकेट। हमारा जो माली साल है वो शुरू होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। हमारा जो तालीमी साल है वो इस दफ़ा जो शुरू होना है वो अगस्त से लेकर 1 अगस्त से 30 जून तक। वैसे जो है वो 1 मार्च से 31 अक्टूबर होता है। और सेंसस ईयर हमारा जो है वो 31 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होके 30 अक्टूबर पे एंड होता है। 31 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 30 अक्टूबर पे एंड होता है। उसके बाद ऑडिट, जो बजट आता है उसकी देखना, वेरिफिकेशन करना कि फ़ंड सही यूज़ हुआ या नहीं हुआ, इसको ऑडिट कहा जाता है। ऑडिट 2 तरह का होता है। ऑडिट जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल परफॉर्मेंस या फॉरेंसिक सर्टिफिकेशन, ये डिफरेंट टाइप का होता है। इंटरनल में जब डिपार्टमेंट का अपना बंदा कर रहा हो, एक्सटर्नल जब बाहर का कर रहा हो। परफॉर्मेंस जब ऑब्जेक्टिव को देख रहा हो, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। फॉरेंसिक जब इसमें जो नेग्लिजेंसेस हैं उनकी जो है वो रीज़न तलाश की जा रही है, तो इसको फॉरेंसिक कहा जाता है। और ऑडिट सर्टिफिकेशन, ये अकाउंट की अप्रोप्रिएशन के लिए जो ऑडिट किया जाता है इसको सर्टिफिकेशन कहा जाता है। ऑडिट पैरा, जो ऑडिट ऑफिसर ऑडिट करता है तो उसकी जो रिपोर्ट बनाता है कि ये जहाँ पे डेफिशिएंसीज हुई हैं तो उसको जो है वो ऑडिट पैरा कहा जाता है, और ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो लिखता है। DPC स्टैंड फॉर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी जो है, ये MEFDAC पैरा जो है ये डिपार्टमेंटल कमेटी को भेजा जाता है। वहाँ से अगर सेटल नहीं होता तो इस MEFDAC पैरा उनको भेजा जाता है। ऑर्डिनरी पैरा आम जो उसमें मिस अप्रोप्रिएशन होती हैं, आम जो एडवांस जो हाई लेवल की होती हैं, और MEFDAC पैरा कि वो जो मिस अप्रोप्रिएशन हुई है अगर वो सेटल नहीं होती तो ऑडिट ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट कमेटी को भेजता है, अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं करता कि इसको हैंडल करें। ऑडिट रिपोर्ट जो रिपोर्ट बनाता है उसको ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। पेपरा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स, ये टोटल जो है वो 4% या 4.5% होता है। सेल टैक्स 17% होता है। और पंजाब सेल टैक्स सर्विसेज टैक्स ये 16% लगाया जाता है, सरकारी जितनी भी ग्रांट्स आती हैं उनके ऊपर। पेपरा पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये जो है एक पंजाब है और एक जो है वो
फेडरल जो है वो प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, जिसको पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो कहा जाता है अथॉरिटी। तो ये दो तरह की होती हैं, इनका पंजाब की अलग है और वफाक की अलग होती है। पंजाब की जो चल रही है इस वक्त वो पेपरा रूल 2014 के चल रहे हैं, जबकि वफाक के 2004 वाले चल रहे हैं। इनके अमेंडमेंट 28 जून 2021 को हुई थी। पेपरा का काम क्या है? ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी ख़रीदारी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और जो प्रोसीजर लिखे जाते हैं वो पेपरा का काम होता है। उसके बाद पिफ्रा, प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट पैरा, सरकारी मुलाजमीन को जो स्लिप्स इशू की जाती हैं वो ये महकमा करता है। ये पिफ्रा 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो न्यू अकाउंटिंग मॉडल है ये भी इनका इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। इससे पहले ये जो तनख्वाहें हैं वो सरकारी मुलाजमीन को जो है वो मैनुअल मिला करती थी। मेरा न्यू अकाउंटिंग मॉडल नैम जो है वो इसके अंदर काम कर रहा है। तो जीपी फ़ंड की कैलकुलेशन, पेंशन की कैलकुलेशन पे स्लिप पिफ्रा इनिशिएट करता है। जीपी फ़ंड, जनरल प्रोविडेंट फ़ंड, जीपी फ़ंड जो है ये 1978 में स्टार्ट हुआ था। सरकारी मुलाजमीन से जो है वो फ़ंड लिया जाता है उनकी तनख्वाह से, और फिर उनको एंड पे दिया जाता है। अगर कोई दरमियान में लेना चाहे तो वो ले सकता है, फिर इंस्टॉलमेंट में उसको पे करना होता है। जीपी फ़ंड जो है जनरल प्रोविडेंट फ़ंड की मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो है वो 24 और मैक्सिमम जो है 36 होती है। 50 साल की एज में एक सरकारी मुलाजिम अपना मुकम्मल जो जीपी फ़ंड है ये 500, 700, 800 उसका डिफरेंट होता है, मंथली जो है वो काटा जाता है। बेनोवलेंट फ़ंड 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। पिफ्रा 1996, पेपरा 2004 पंजाब का, और फेडरल का पंजाब का 2014, फेडरल का 2004 है। पिफ्रा 1996 है और जीपी फ़ंड 1978 है और बेनोवलेंट फ़ंड 1960 है। तो ये मैरिज ग्रांट के लिए जो सरकारी मुलाजिम की डॉटर के लिए 15,000 जो है वो नॉन गस्टेड के लिए, 40,000 गस्टेड को अपनी बेटी की शादी के लिए दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी 15 साल तक अगर बच्ची कोई है उसकी शादी होती है तब भी ये दिया जाता है। फ्यूनिरियल ग्रांट नॉन गस्टेड के लिए 6,000, गस्टेड के लिए 10,000। फेयरवेल एक जो है इजाफी पे दी जाती है रिटायरमेंट पे, और स्कॉलरशिप, 2 बच्चों को स्कॉलरशिप भी इससे दिया जाता है बेनोवलेंट फ़ंड से। उसके बाद है परफॉर्मेंस इवेलुएशन रिपोर्ट, PER इसको कहते हैं। PER एक सरकारी मुलाजिम की सालाना जो है वो रिपोर्ट होती है। इसका मिनिमम ड्यूरेशन 3 माह है, यानी 3 माह से कम ड्यूरेशन की PER इनिशिएट नहीं की जाती, और ये इनिशिएट करता है रिपोर्टिंग ऑफिसर, और इसको काउंटर साइन करता है, वेरीफाई करता है CS काउंटर साइनिंग ऑफिसर। ठीक है। दस्तूरुल अमल जो है ये 1/12/2011 में ये आर्टिकल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था पंजाब के अंदर। 100% इनरोलमेंट, ज़ीरो ड्रॉप आउट। जो STR है ये 40 की होगी, यानी 40 बच्चों के लिए एक टीचर। ये जो स्कूल का टाइम टेबल है जो अब तक चल रहा है, स्कूल टाइम टेबल 16 अप्रैल टू 14 अक्टूबर, और विंटर का 15 अक्टूबर टू 15 अप्रैल जो है ये 5 पीरियड फ्राइडे को, ये जो है दस्तूरुल अमल में मेंशन है। LND तीसरी क्लास से लिया जाता है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव। LND में जो है मैथ्स, उर्दू और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट जो है ये चेक किए जाते हैं। MEA इसको इवेलुएट करता है, मॉनिटरिंग है, इवेलुएशन असिस्टेंट, और ये टैबलेट के ऊपर टैबलेट टेस्टिंग है। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 आया 4 जून 1974 को। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोबेशन पीरियड ये 2 साल होता है। अक्सर बुक्स में आपको 3 साल मिलेगा, वो गलत है। उसके बाद है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM स्टैंड फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल का मतलब होता है एवरीबॉडी पार्टिसिपेट इन क्वालिटी वर्क। क्वालिटी का मतलब होता है कि नीड को, कितनी नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कौन सी मैनेजमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है इसकी सक्सेस या फेलियर के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कितना एश्योर कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप खुद देख लेंगे, आसान है। न्यू ट्रेंड्स भी आप खुद देखेंगे। सर्विस बुक जो है वो नॉन गस्टेड की मेंटेन की जाती है, और जो गस्टेड होते हैं उनकी जो है वो अकाउंट ऑफिस मेंटेन करता है, उनका रिकॉर्ड, लीव अकाउंट वगैरह वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। DDO स्टैंड फॉर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। और उसके बाद इस्लामिक जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के वो 5 हैं, तवक्कल, मुराकबा, मुहासबा, अखलाक और अमाना, ये 5 हैं। एजुकेशनल एफिशिएंसी, द डिग्री टू विच एजुकेशनल सिस्टम आर सक्सेसफुल इन ऑप्टिमाइजिंग द एजुकेशनल इनपुट्स आउटपुट्स रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एजुकेशनल एफिशिएंसी। इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। और आप फोकस, ऊपर वालों पे फोकस करना, इन फोकस जो है अपने सिस्टम के ऊपर फोकस करना, इसको क्या कहा जाता है जो है इन फोकस कहा जाता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाईएस्ट पोस्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ये पॉलिटिकल पोस्ट है, जबकि जो है ऑफिशियल पोस्ट जो है वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी के नीचे स्पेशल सेक्रेटरी होता है। इस स्पेशल सेक्रेटरी के नीचे जो है वो फिर क्या होते हैं,
CEOs होते हैं, CEO के नीचे 3 DOs होते हैं, एक DO सेकेंडरी होता है, 2 DO एलिमेंट्री होती हैं, एक DO एलिमेंट्री मेल और एक DO एलिमेंट्री फीमेल। हर DO एलिमेंट्री मेल और फीमेल के नीचे हर तहसील में एक डिप्टी DO होता है, और हर डिप्टी की DO के नीचे जो है वो AEOs होते हैं, और हर AEO के नीचे मिडिल और प्राइमरी स्कूल होते हैं। और इधर जो तीसरा DO था, DO सेकेंडरी, उसके नीचे एक डिप्टी DO सेकेंडरी होता है, इसके नीचे तमाम डिस्ट्रिक्ट के मैट्रिक जो हाई और हायर सेकेंडरी बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल इसमें शामिल होते हैं। हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर में सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, और उसमें मेरे ख्याल में आई थिंक स्पेशल सेक्रेटरी होता है, और स्पेशल सेक्रेटरी के नीचे जो है वो फिर होते हैं डायरेक्टर कॉलेजेस होते हैं डिवीज़नल लेवल पर, और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और प्रिंसिपल्स होते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मैं आज जो है वो ये मुकम्मल चैप्टर आपको बहुत ही कम्प्रिहेंसिव स्टाइल में दिया, जिसने ये एक दफ़ा देख लिया इंशाल्लाह ताला उसके जो 8 क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड बताए हैं उनमें से इंशाल्लाह 5-6 इसी में से पूछे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो टेस्ट मेरी बुक में दिए हुए हैं वो भी आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से।